तो 32 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था वहाँ लूली और उसके साथ जानमिंग होती है, वो दोनों अपने रूम की तरफ जा रही होती हैं। तो वो दोनों चलते हुए अपनी ट्रेन की बोगी के सामने पहुंच जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने मेट्रो ट्रेन को ही अपने रूम बना रखा है। दोनों अपने रूम के अंदर जाते हैं। जैसे वो लोग अंदर जाते हैं तो लूली क्योंकि पहले इस बारे में सोच रहा था कि कैसे वो किसी के बैड लक को गुड लक में और किसी के गुड लक को बैड लक में चेंज कर सकता है। तो पहले उसने जहाँ पर किसी पर अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करके इसको आजमा कर देखा, लेकिन वो तरीका उसका फेल हो गया। उसके बाद अब वो यहाँ पर दूसरा तरीका आजमाने की कोशिश कर रहा होता है। तो लूली जैसे वहाँ पर ट्रेन रूम के अंदर आता है, वो कहता है जी क्या यहाँ पर ये रूम तो बहुत ज्यादा छोटा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम दोनों को एक ही रूम में सोना होगा। जानमिंग जल्दी से उसके साथ चिपक जाती है और शर्माते हुए उसे कहती है हम दोनों को एक ही रूम में सोना है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो वैसे भी हम दोनों का रिलेशनशिप तो काफी ज्यादा क्लोज है और हम लोग पहले भी तो एक दूसरे के साथ एक साथ सो चुके हैं। तो ये लोग अभी अपने रूम में खड़े होते हैं कि उसी वक्त लूली को महसूस होता है कि बाहर दरवाजे के कोई है। वो जल्दी से अपनी ब्लड स्वर्ड निकालता है और उसकी तरफ करते हुए कहता है कौन है यहाँ पर। तो वो ली जैंग होता है। लू जैंग चलाकर उसे कहता है बिग ब्रदर ये तुम क्या कर रहे हो, ये तो मैं हूँ। लूली उसे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर साथ ही लूली उसकी किस्मत का हाल भी देखता है, वो काफी ज्यादा लकी होता है। लूली उसे कहता है अगली बार इस बात को याद रखना कि जब भी यहाँ पर आओ तो दरवाजे पर पहले नॉक करना, उसके बाद ही अंदर आना, बिना बताए यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। ली जैंग उसे कहता है ठीक है मैं इस बात को समझ गया। फिर साथ ही वो उसे कहता है मैं तो यहाँ तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए आया था कि हमारे बिग बॉस ने तुम्हें इनवाइट किया है, वो तुम्हें खाने पर बुलाना चाहते हैं, वहीं पर सभी से बात भी हो जाएगी। यहाँ पर तुम्हारा सब कुछ हो जाए तो मेरे बॉस से मिलने के लिए चले आना, वो तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ली उसे कहता है ठीक है मैं आ जाऊंगा और वो चला जाता है। उसके चले जाने के बाद लूली कहता है यहाँ पर मुझे पता था कि बाहर ली जाएंगे, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर अपने किलिंग इंटेंट को भी रिलीज किया, साथ ही अपनी तलवार को उसकी गर्दन पर रखा कि उसकी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी। लेकिन फिर भी जब मैं उसे मारने वाला था तब भी उसकी किस्मत चेंज नहीं हुई, उसकी किस्मत बैड लक में चेंज नहीं हुई। इसका मतलब तो ये है कि मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि किसी को डैमेज पहुंचाना होगा। अगर मैं किसी के ऊपर अटैक करता हूँ उसको मारने की नीयत से, तो मुझे लगता है कि फिर ही ये काम करेगा, मुझे लगता है कि वो अपनी किस्मत को बदल पाएगा। हमारा लूली यहाँ पर जल्दी से अपनी जैकेट को उतारना शुरू करता है। वो जानमिंग से कहता है जानमिंग तुम्हें यहाँ पर मेरी किसी चीज में हेल्प करना होगी। जैसे वहाँ पर शर्ट उतार रहा होता है तो जानमिंग उसे देखकर शर्माना शुरू कर देती है और कहती है अपनी शर्ट क्यों उतारी हो, मुझे किस काम में तुम्हारी मदद करना होगी। और साथ उसकी लार टपक रही होती है कि हमारे लूली ने सिर्फ उसको शर्ट पकड़ने का कहा था। लूली जल्दी से अपने पास से अपनी ब्लड की स्वॉर्ड को निकाल लेता है। वो अपनी ब्लड की स्वॉर्ड को निकाल कर अपनी बॉडी के अंदर दोबारा से दंसा लेता है। लूली पिछली एक एपिसोड में पहले भी ये कर चुका है। जब उसने पिछली बार अपनी बॉडी में तलवार को दंसाया था, उसने अपने सेकंड लेवल को अनलॉक कर लिया था, अपने जेन लेवल को। जानमिंग भागती हुई आगे बढ़ती है और उसे कहती है लूली जी तुम क्या कर रहे हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए। लूली जब अपनी तलवार को अपनी बॉडी के अंदर दंसाता है तो उसकी बॉडी के ऊपर जो उसका साइन होता है वो वेरी गुड लक का होता है। लूली कहता है ये क्या, मैंने अपनी तलवार को अपनी बॉडी में दंसाया लेकिन फिर भी मेरा जो मार्क है वो अभी तक गुड लक में ही है, यानी मेरा कर्मा चेंज नहीं हो रहा। कि मैं तो यहाँ पर मरने के बहुत ज्यादा करीब हूँ। उसके मुंह से भी ब्लड निकल रहा होता है। फिर साथ ही लूली अपनी तलवार को निकाल लेता और कहता है मैंने तो यहाँ पर बिल्कुल वैसे किया है जैसा पहले एक बार किया था, बिल्कुल सेम वही जगह है जहाँ पर पिछली बार मैंने अपनी तलवार को बॉडी में दंसाया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ भी हुआ क्यों नहीं। पिछली बार से अलग क्या है, पिछली बार तो मैंने जब ऐसा किया था तब मेरा हेक्साग्राम की पावर ओपन हुई थी, जेन हेक्साग्राम की। फिर साथ ही लूली कहता है मुझे लगता है कि सिस्टम इस तरह काम नहीं करता, क्योंकि पिछली बार मेरी बॉडी के अंदर कोई भी हेक्साग्राम की पावर नहीं थी जिससे मैं अपनी बॉडी को दोबारा हील कर पाऊँ। लेकिन अब जबकि इस बॉडी को अच्छी तरह से पता है कि जैसे मैं तलवार को बॉडी से बाहर निकालूंगा सिर्फ कुछ ही सेकंड में मेरी बॉडी दोबारा से पहले जैसी नॉर्मल हो जाएगी, यानी हील हो जाएगी। इसी वजह से मुझे लगता है कि मेरी लाइफ यहाँ पर खतरे में नहीं है। इसी वजह से मेरे सिस्टम ने मेरे गुड लक को बैड लक में चेंज नहीं किया, क्योंकि ये तलवार मेरे दिल के आर पार हुई थी। ऐसी वो तलवार को बाहर निकालता है तो उसकी बॉडी के ऊपर जो जख्म होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। लूली कहता है तो अब मुझे समझ आ गई है, वहाँ पर क्योंकि मेरा सामना बुड्ढे मास्टर और उसके साथ आई ऑफ द हैप्पीनेस के साथ हुआ था, वो दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल एनिमी थे और वहाँ पर मैं अपनी तलवार को निकाल भी लेता और हील करने का मुझे टाइम नहीं मिलना था, उन दोनों ने मुझे मार देना था। इसी वजह से वहाँ पर खतरा बहुत ज्यादा था, यानी कि वहाँ पर मौत पक्की थी। इसी वजह से वहाँ मेरी अच्छी किस्मत बुरी किस्मत में चेंज हो गई थी। इसका मतलब यह है कि मुझे अपने आप को किसी ऐसी सिचुएशन में डालना होगा जहाँ पर मेरी मौत पक्की हो, यानी कि यहाँ पर बचने के चांसेस 0 हो, तभी जाकर मैं अपने अच्छे कर्मा को बैड कर्मा में चेंज कर पाऊंगा। लूली यहाँ पर ये सारे एक्सपेरिमेंट्स इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसे अपने तीसरे लेवल को अनलॉक करने के लिए पूरे 10 बैड ओमेंस की जरूरत है, यानी कि उसकी 10 बैड लक्स की जरूरत है। लूली के पास जो कर्मा है वो ज्यादातर तो वहाँ पर गुड लक में ही रहता है। कई बार लूली को यूफोरिया के बारे में याद आता है। लूली कहता है जब मैंने यूफोरिया को मरते हुए देखा था उस वक्त उसके सर के ऊपर उसका जो कर्मा दिखाया जा रहा था वो सिर्फ और सिर्फ बैड लक था। हालांकि बैड लक के ऊपर जब कोई मरने वाला हो तो उसके कर्मा के बारे में वेरी बैड लक दिखाया जाता है।
बात का मतलब ये है कि वो वहाँ पर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में नहीं थी, बल्कि वहाँ पर उसकी लाइफ खतरे में नहीं थी। लूली कहता है अगर ऐसी बात है, अगर उसका कारमा सिर्फ बैड लक था, इसका मतलब ये है कि उसके पास कोई ना कोई बैकअप प्लान होगा। इसका मतलब ये है कि वो सरवाइव कर सकती है और वो अभी तक जिंदा हो सकती है। ऐसी लूली को ये बात समझ आती है तो वो युहांग से कहता है जानमिंग कि यूफोरिया अभी तक जिंदा है। वो उसे कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने उसे मरते हुए खुद देखा था, हमने उसे मरते हुए देखा था। जाओ वुडिंग ने जब उसके ऊपर अटैक किया था तो उसकी बॉडी वहाँ पर हाक बन गई थी, कुछ भी नहीं बचा। जल्दी से अपने सिस्टम को ओपन करता है और कहता है मैंने उसको मारा था जिसके ऊपर मुझे ब्लेसिंग पॉइंट्स मिले थे। लूली कहता है हमने अगर उसको नहीं मारा तो फिर ये सारे के सारे ब्लेसिंग पॉइंट्स मुझे कहाँ से मिले हैं? मुझे तो लगा था कि यूफोरिया के मरने पर ये सारे ब्लेसिंग पॉइंट्स मुझे मिले थे। लूली कहता है अगर वो मरी नहीं है तो फिर इस वक्त वो कहाँ पर होगी और क्या कर रही होगी? उसी वक्त तो बड़ी स्पीड से बाहर की तरफ निकलता और कहता है इस वक्त जाओ वुडिंग कहाँ पर है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इस वक्त जाओ वुडिंग की बॉडी के अंदर है? मिस जाओ इस वक्त मीटिंग रूम में होती है जहाँ पर 7 सेक्टर अलायंस के सभी मेंबर्स जमा होते हैं। ये सारे बॉसेस यहाँ पर इकट्ठे हैं इस मीटिंग के लिए। जाओ वुडिंग उन सभी से यहाँ पर अपनी सेवियर आर्मी के बारे में बात करने वाली है। वो उन सभी से कहती है मैं तुम सभी लोगों को अप्रिशिएट करती हूँ कि तुम सभी लोग यहाँ पर मेरे कहने पर मुझसे मिलने के लिए चले आए। साथ ही वो वहाँ पर हंसना शुरू कर देती है। तुम्हारा लूली जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर आता है। जैसे वो दरवाजा खोलकर अंदर आता है वहाँ पर जितने भी लोग बैठे होते हैं वो उन सभी के कारमा की तरफ देखता है तो सभी के ऊपर वेरी बैड लक लिखा होता है, यानी कि वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर मरने वाले हैं। इस रूम में तकरीबन 20 लोग होते हैं और वो सारे के सारे बैड ओमन वाले होते हैं। लूली लंबे लंबे सांस ले रहा होता है। फिर साथ ही वो कहता है यहाँ पर तो जितने भी लोग हैं सभी के पास बैड ओमन है जाओ वुडिंग को छोड़कर, क्योंकि उसका लक काफी ज्यादा अच्छा है। वो उसकी तरफ घूर कर देखता है। जाओ वुडिंग उसे कहती है लूली तुम्हें क्या हुआ, तुम मेरी तरह इस तरफ क्यों देख रहे हो? ऊपर बैठे हुए कुछ बॉसेस कहते हैं अब ये लड़का कौन है और ये हमारी तरफ इस तरह क्यों देख रहा है? दूसरे वाला उसे कहता है मुझे लगता है कि यही वो लड़का है जिसने यूफोरिया की जान ली है। पहले वाला उसे कहता है तो फिर ये लड़का इस हालत में यहाँ पर भागता हुआ क्यों आया है और ये यहाँ पर करना क्या चाहता है? वो सभी लोग उसी की तरफ ही देख रहे होते हैं। एक बॉस उठकर खड़ा होता है और उसे कहता है तुम्हें मुझका काफी ज्यादा अच्छा लगा, जबकि लूली चिल्लाकर उसे कहता है तुम सभी लोग उसमें बाद में बात करूंगा, चलो जल्दी से यहाँ से निकलो, ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है क्योंकि तुम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हो। सभी लोग ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो उनसे कहता है जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलो, यूफोरिया जिंदा है और अभी यहीं पर है। जबकि हमारी जाओ वुडिंग उसकी तरफ देख रही होती है। लूली जाओ वुडिंग की तरफ देखता है तो उसकी बॉडी के ऊपर जो उसका साइन शो हो रहा है उसके कारमा का वो वेरी गुड लक में होता है। लूली कहता है इसकी किस्मत तो काफी ज्यादा अच्छी है, इसका मतलब यूफोरिया अभी भी इसकी बॉडी के अंदर है। बॉस उसे कहता है लड़के तुम्हें इस बात को एक्सप्लेन करना होगा, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? सभी को यहाँ से निकलना होगा और यूफोरिया अभी तक जिंदा है। लूली उनसे कहता है मैंने सच कहा है, यूफोरिया अभी तक जिंदा है और वो यहीं पर इसी रूम में है तुम सभी के साथ। अगर तुम सभी लोग मरना नहीं चाहते तो जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलो। सभी लोग ये बात सुनते ही जल्दी से वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। उसी वक्त जाओ वुडिंग की बॉडी की तरफ भी दिखाते हैं कि उसके चेहरे के ऊपर जाओ वुडिंग की आंख के नीचे वहाँ दिल का साइन बनता है, वैसे ही हार्ट का साइन सके यूफोरिया के चेहरे के ऊपर था। साथ ही यूफोरिया वहाँ पर जाओ वुडिंग की पावर्स को रिलीज करती है क्योंकि उसने उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल किया हुआ है। इसी वजह से वो यहाँ पर जाओ वुडिंग की पावर्स को यूज कर सकती है। जाओ वुडिंग की पावर्स इरोडिंग पॉइजन की होती है। इसका पॉइजन जिस भी चीज के साथ टकराता है वो उसको एरोड कर देता है, वो वहीं पर हाक बन जाता है। ऐसी वहाँ पर अपने इरोडिंग पॉइजन को रिलीज करती है। लूली वहीं पर अपने एक्सटर्नल हेक्साग्राम को एक्टिवेट करता है, वहाँ पर एक शील्ड बना लेता है तो सारे बॉसेस वहाँ से बचकर भाग जाएं। तो यूफोरिया भी आगे से हंसना शुरू कर देती है और लूली से कहती है तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? लूली उसे कहता है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस था, इसी वजह से मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मुझे ये जानना है कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, हमने तो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दिया था। यूफोरिया उसे कहती है तुम्हें नहीं पता कि मैं एक इनर डीमन हूँ, जब मैं किसी की बॉडी के ऊपर कंट्रोल करना चाहती हूँ तो मैं कंट्रोल कर लेती हूँ। इंसान का दिल बहुत ज्यादा एम्प्टी होता है और ऐसे लोग जिनके दिल एम्प्टी होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा लोनलीनेस होती है कि दिल के ऊपर कब्जा करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। हालांकि जाओ वुडिंग की एबिलिटीज बहुत ज्यादा पावरफुल है लेकिन इसकी मेंटेलिटी बहुत ज्यादा वीक है। ये अपनी बहन को लेकर बहुत ज्यादा उदास रहती है, इसकी वजह से इसकी बहन की जान गई, जिसकी वजह से मैंने इस बात का फायदा उठाया और इसकी बॉडी पर कंट्रोल कर लिया। मैंने कभी भी अपनी ट्रू एबिलिटीज को यूज नहीं किया। आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि इसकी ट्रू एबिलिटीज क्या कर सकती हैं। आज मैं तुम्हें इसकी ट्रू एबिलिटीज की पावर दिखाऊंगी। वहाँ पर उसकी पावर्स को रिलीज करती है कि लूली वहाँ पर उसके सामने एक शील्ड बनाता है तो वो जाओ वुडिंग की पावर्स को यूज करते हुए एक बड़ा सा ड्रैगन बना लेती है। वो ड्रैगन हमारे लूली की शील्ड को तोड़ता है, उसकी बॉडी के साथ टकराता है। जब उसकी बॉडी के साथ टकराता है तो लूली पीछे वाली दीवार के साथ जाकर टकराता है और उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। यूफोरिया लूली के ऊपर अटैक करने के बाद कहती है जाओ वुडिंग वो हमेशा से अपनी एबिलिटीज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती थी, लेकिन उसकी एबिलिटीज तभी स्ट्रॉन्ग बन सकती है जब दूसरों की जान लेगी। इसके पास स्पेशल एबिलिटीज है, इसकी एबिलिटीज उतनी ज्यादा पावरफुल होती जाती है जितनी ज्यादा ये लोगों की जान लेती
करती है। मैं यहाँ पर इसकी पावर्स को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दूंगी क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी की जान ले सके, लेकिन अब मैं उसके लिए ये कर सकती हूँ। मैं उसके लिए यहाँ पर सभी की जान लूंगी ताकि उसकी पावर्स को ज्यादा किया जा सके। मैं यहाँ पर 7 सिटी अलायंस के जितने भी बॉस हैं उन सभी को एक साथ मार डालूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए। लूलियो से कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो, हमारी ज़ाओ टिंग किसी की भी जान लेने के बारे में सोच भी नहीं सकती, इसी वजह से तो उसने सेवियर आर्मी को ज्वाइन किया है, वो तो लोगों की जान बचाने वाली है। साथ ही लूलियो से कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर किसी की भी जान लेने नहीं दूंगा। जबकि यूफोरिया उसे कहती है तुम्हें बस यहाँ पर पहले जिंदा रहने पर फोकस करना होगा, पहले यहाँ पर खुद तो बच जाओ, उसके बाद बाकी को बचाने के बारे में सोचना। और साथ ही वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है, अपनी फुल पावर्स को रिलीज कर रही होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर हर एक चीज पिघलना शुरू हो जाती है। वो एक हर एक चीज जो कि उसके रास्ते में आती है उसके पॉइजन की वो पिघलना शुरू कर देती है, सॉरी हाक बनना शुरू कर देती है। लूली कहता है ये ज़ाओ वुडिंग की एबिलिटी है जो कि यहाँ पर हर एक चीज को हाक बनाता जा रहा है, चीज को तो टच करने पर सिर्फ और सिर्फ मौत है। अब इस एबिलिटी से कैसे बचा जाए? तो लूडिंग की बॉडी के अंदर आने की वजह से वो ज़ाओ टिंग की एरोडिंग की पावर को भी यूज कर सकती है। वो उसकी पॉइजन वाली एरोडिंग पावर्स को रिलीज करती है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर लूली को उसकी पावर्स को ब्लॉक करना पड़ेगा। वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसकी पावर्स को वहाँ पर ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है। यहीं पर लूली अपनी पावर्स को मिक्स करते हुए दोबारा से अपने ब्लड आर्मर को यूज करता है, लेकिन इस बार उसका ब्लड आर्मर गोल्डन आर्मर बन जाता है, पहले से काफी ज्यादा अपग्रेड हो चुका है। यूफोरिया जब हमारी ज़ाओ टिंग की क्रोजन की पावर को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है तो वो पावर उसकी बॉडी के साथ टकरा कर वहीं पर रुक जाती है, क्योंकि हमारे लूली का आर्मर, हमारे लूली के पास जो नया आर्मर है वो उसके क्रोजन की एबिलिटी को भी बर्दाश्त कर सकता है। वो उसकी क्रोजन की एबिलिटी की वजह से करोड नहीं होता, यानी कि वो वहाँ पर जंग नहीं खाता। उसके ऊपर काफी सारी स्ट्राइक्स लगाती है, लेकिन वो सारी की सारी स्ट्राइक्स लूली के सामने फेल हो जाती है क्योंकि वो उसके ऊपर काम नहीं कर रही होती। वो लूली से कहती है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारा ये आर्मर किस चीज का बना हुआ है जो कि मेरे पॉइजन को भी बर्दाश्त कर सकता है? तो हमारा लूली वहाँ पर चुपचाप खड़ा होता है क्योंकि वो आर्मर इतना ज्यादा भारी होता है कि वो मूव भी नहीं कर पा रहा था। लूली कहता है ये तो बहुत ज्यादा भारी है और मैं इससे मूव नहीं कर पा रहा है, यहाँ तक कि मेरी सारी एनर्जी भी कंज्यूम कर रहा है, लेकिन फिर भी ये सेट ऑफ आर्मर काफी ज्यादा पावरफुल है, ये किसी भी अटैक को यहाँ पर ब्लॉक कर सकता है, स्पेशली इसके कोरोजन वाले अटैक्स को। लूली यूफोरिया से कहता है यूफोरिया क्या तुम बस इतना ही कर सकती हो, यहाँ इसके अलावा भी कुछ और ट्रिक्स बची हैं। यूफोरिया की बात सुनने के बाद कहती है मैंने तुमसे पहले फाइट की है, तुम डायरेक्टली अटैक करते हो, लेकिन तुम यहाँ पर मुझसे बात कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर टाइम बाय करने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम मुझे हिरा नहीं सकते, इसी वजह से तुम यहाँ पर मुझे बातों में लगाने की कोशिश कर रहे हो। यूफोरिया जल्दी से बाहर की तरफ भागना स्टार्ट करती है और उसे कहती है अगर तुम यहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो ये कोशिश बिल्कुल बेकार है, क्योंकि तुम इसमें कामयाब नहीं हो पाओगे, क्योंकि मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, मैं बाकी सभी को जाकर मार सकती हूँ, तो फिर मुझे यहाँ पर तुम्हारे लिए रुकने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर क्यों रुकूंगी? तो जैसे वो बाहर की तरफ निकलती है वो बाहर की दीवार के ऊपर अटैक करती है, वो दीवार को तोड़ती है और वहाँ से बाहर निकल आती है, लेकिन जैसे ही वहाँ से बाहर निकल रही होती है सामने से यानमिंग निकल आती है। यानमिंग उसके ऊपर अटैक करती है और कहती है यूफोरिया तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो? मेरे होते हुए तो तुम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा सकती। यूफोरिया के ऊपर अटैक करती है और उसे पीछे की तरफ फेंक देती है। यूफोरिया उसे कहती है लड़की मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, मुझे तो नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर खुद से मुझे ढूंढते हुए चली आओगी, लेकिन अब जबकि तुम आ ही गई हो तो फिर ठीक है मेरे पास ही रुको। लूली दूर से चिल्लाकर यानमिंग से कहता है यानमिंग इसकी इस मिस्ट को टच मत करना, क्योंकि ये ज़ाओ टिंग की पावर्स हैं, ज़ाओ टिंग की क्रोजन की पावर है, इसे हिट करोगी तो तुम डिस्ट्रॉय हो जाओगी। यानमिंग उसे कहती है हाँ मुझे पता है, और वो यूफोरिया के सामने खड़ी हो जाती है, जबकि यूफोरिया भी उसके सामने खड़ी होती है। यानमिंग वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करती है, वो अपने प्रेशर को रिलीज करती है तो इसके इर्द गिर्द जितना भी क्रोजन वाला पॉइजन होता है वो इसके इर्द गिर्द हवा में उड़ना स्टार्ट करता है। यहीं पर हमारी यानमिंग भी अपना एक बैकग्राउंड सीन दिखाती है कि आखिर वो कहाँ से आई है। तो यानमिंग असल में एक बीस्ट है कि एपोकलिप्स के बाद एक बीस्ट बन गई थी, लेकिन उसे एक गॉडेस मिली थी। उस गॉडेस ने इसे कहा था कि क्या तुम वाकई में दोबारा से इंसान बनना चाहती हो? अगर तुम इंसान बनना चाहती हो तो मैं तुम्हारी ह्यूमैनिटी को वापस से रिस्टोर कर सकती हूँ, लेकिन मुझे एक काम में तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम्हें मेरी मदद करना होगी। हमारा मिशन बहुत ज्यादा सिंपल है, तुम्हें उस बंदे को ढूंढना होगा जिसकी बॉडी के अंदर हेक्साग्राम सिस्टम है, तुम्हें उसको ढूंढना होगा और उसकी मदद करना होगी। यानमिंग उसे कहती है मुझे तुम्हारी किसी बात की समझ नहीं आ रही, मैं ये सब कुछ कैसे कर पाऊंगी? वो उसके सर पे हाथ रखती है और कहती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बहुत ही जल्दी इस बारे में समझ आ जाएगी। मैंने अपनी बची कुछ सारी डिवाइन पावर्स तुम्हारी बॉडी में ट्रांसफर कर दी है, लेकिन ये पावर्स बहुत ज्यादा ग्रेट है, इसी वजह से तुम्हारी बॉडी के ऊपर मैंने एक रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी है। कभी तुम्हें इन पावर्स को यूज करने की जरूरत पड़ेगी, ये रिस्ट्रिक्शन खुद ब खुद हट जाएगी और तुम अपनी पावर्स को यूज कर पाओगी, गॉडेस की पावर्स को। यहाँ पर हमारी यानमिंग यूफोरिया से फाइट करने के लिए अपनी बॉडी के ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस को हटा देती है। जैसे वो रिस्ट्रिक्शंस को हटाती है वो अपनी पावर्स को रिलीज करती है और प्रेशर काफी ज्यादा होता है। यूफोरिया भी पीछे की तरफ गिर जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़की के पास तो बहुत ज्यादा अनइमेजिनेबल पावर है, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि इसके अंदर इतनी ज्यादा पावर छुपी हो सकती है। यूफोरिया फिर से वहीं पर अपनी पावर्स को रिलीज करती है और कहती है इस लड़की ने यहाँ पर मुझे कम मांगने की गलती की है तो इसकी गलती की इसको सजा मिलेगी, और वो अपने पास से काफी सारे मॉन्स्टर स्नेक्स बना लेती है और यानमिंग के ऊपर अटैक करने के लिए उनको आगे भेजती है। हमारी यानमिंग भी अपने पंच को सामने की तरफ करते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करती है और उसकी पंच के
अंदर से बहुत ही जबरदस्त प्रेशर निकलता है जो कि सामने जाकर उसके सारे मॉन्स्टर्स को लगता है, जिससे वो मॉन्स्टर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जानविंग सिर्फ एक ही पंच के साथ उसके बनाए हुए सभी के सभी मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। यूफोरिया कहती है ये तो बहुत ही बुरा हुआ। अति यूफोरिया कहती है लगता है कि अब यहाँ से भागने का वक्त हो चुका है, और वो वहाँ से भागने लगती है। जबकि उसी वक्त तुम्हारा लूली जल्दी से पीछे आता है और उसे आकर पकड़ लेता है और कहता है तुम यहाँ से कहाँ पर जा रही हो। साथ ही वो अपने आर्मर को भी एक्टिवेट करता है। उसका आर्मर क्योंकि काफी ज्यादा भारी होता है, जिसकी वजह से अब वो यहाँ से भाग नहीं पाएगी। यूफोरिया चिल्ला चिल्लाकर उसे कह रही होती है मुझे जाने दो। जानविंग अपने पंच में अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए आगे की तरफ बढ़ती है। जानविंग आगे की तरफ बढ़ रही होती है और उसे कहती है यूफोरिया यहाँ पर तो मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से अब मैं लॉस्ट चाइल्ड नहीं रही। मुझे पता है कि मेरा मकसद क्या है। और वो आगे बढ़कर उसे पंच मारती है। तुझे लोग फिर से उसकी बॉडी को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जानविंग लूली से कहती है क्या तुम ठीक हो? लूली उसे कहता है हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा आर्मर काफी ज्यादा टफ है जो तुम्हारे पंच से भी मुझे बचा रहा है। यूफोरिया अभी तक यहाँ से मुकम्मल तौर पर मरी नहीं है। वहाँ पर पॉइजन हवा में फैला होता है और उसी पॉइजन में यूफोरिया होती है। वो हंसना शुरू कर देती है और कहती है तुम दोनों काफी स्ट्रॉन्ग हो। लूली और जानविंग दोनों ही उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं ये कैसे हो सकता है। उसके ऊपर अटैक होने के बाद, उसकी बॉडी डिस्पर्स होने के बाद वो फिर से अभी तक जिंदा है। साथ ही वो जाओडिंग की पावर्स को यूज करते हुए एक बड़ा सा स्नेक बनाती है और जानविंग से कहती है अगर तुमने यहाँ पर थोड़ी सी और पावर को यूज करते हुए मुझ पर अटैक किया तो तुम्हारी जाओडिंग मारी जाएगी। तुम्हें पता है ना कि मेरे पास उसकी बॉडी है। साथ ही वो जाओ वुडिंग उनको दिखाती है कि उसने जाओ वुडिंग को अंदर लपेटा होता है और उसकी बॉडी को वो टॉर्चर कर रही होती है। जानविंग उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर रुक जाती है और उसने पंच बनाया होता है उसे पंच मारने के लिए, लेकिन वो अपने पंच को भी वहीं पर रिलीज कर देती है क्योंकि वो उसको मारना नहीं चाहती, जाओ वुडिंग को नहीं मारना चाहती। वक्त वो बड़ा सा स्नेक उसके ऊपर अटैक कर देता है। जैसे वो स्नेक उसके करीब पहुंचता है, जाओ वुडिंग फिर से अपने पंच को रेडी करती है और स्नेक के मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारती है। वो स्नेक के मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारती है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। उस धमाके के साथ ही स्नेक तो डिस्ट्रॉय होता है, लेकिन वो स्नेक अपनी पूंछ के साथ जानविंग के ऊपर अटैक करता है, जिससे जानविंग जख्मी होकर पीछे की तरफ गिर जाती है। वहाँ लूली भी चिल्लाकर उसका नाम पुकारता है और भागता हुआ उसकी तरफ जाता है, जबकि वो बड़ा सा स्नेक फिर से वहाँ पर अपीयर होता है और जानविंग को खाने के लिए आगे बढ़ता है। वो उसे कहती है बेवकूफ लड़की कहीं की, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे नुकसान पहुँचा सकती हो? पंचेस मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि मेरे पास फिजिकल बॉडी नहीं है, इसलिए तुम लोग मुझे मार नहीं सकते। हमारा लूली जब देखता है कि वो सांप उसके काफी ज्यादा करीब पहुंच गया, वो वहीं पर अपनी हेक्साग्राम की पावर्स को यूज करते हुए एक एरो बो बना लेता है। वो अपनी बो एरो के साथ एक तीर लोड करता है और सामने की तरफ उसे शूट करता है, जो कि उस स्नेक की बॉडी के आर पार हो जाता है। हमारा लूली यहाँ पर उस स्नेक को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन उस स्नेक के डिस्ट्रॉय होने के बाद वो स्नेक फिर से अपने आप को बनाना स्टार्ट करता है। यूफोरिया उनसे कहती है मैंने तुम्हें पहले भी कहा कि मेरे पास फिजिकल बॉडी नहीं है, तुम लोग चाहकर भी यहाँ पर मुझे डैमेज नहीं कर सकते। अगर तुम लोग यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो तो फिर तुम्हें जाओ वुडिंग को मारना होगा, क्योंकि मेरी सोल इस वक्त जाओ वुडिंग की बॉडी के साथ जुड़ी हुई है। वुडिंग भी चिल्लाकर उनसे कहती है लूली प्लीज मुझे मार डालो, मुझे मार दोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये सभी लोग बच जाएंगे। तो यहीं पर यूफोरिया उनसे कहती है कि जाओ वुडिंग की जो एबिलिटी है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब वुडिंग की एबिलिटी किसी के भी टच करने पर उसको जान से मार सकती है। मैं क्या लगता है कि अगर यहाँ पर तुम जाओ वुडिंग को मार देते हो तो उसके बाद क्या होगा? इसकी एबिलिटीज यहाँ पर रिलीज हो जाएंगी। एबिलिटीज के रिलीज होने के बाद इसका मियाज़मा पूरे के पूरे शेल्टर में फैल जाएगा, क्योंकि ये अंडरग्राउंड शेल्टर है तो इस शेल्टर में कोई एक भी जिंदा नहीं बच पाएगा, सभी लोग खाक बन जाएंगे। यहाँ पर अटैक क्यों नहीं कर रहे? चलो जल्दी से इस लड़की को मार डालो, इस लड़की को मारकर ही सबको बचाया जा सकता है। पर मुझे नहीं लगता कि तुम इस लड़की को मारने की हिम्मत रखते हो, तुम इस लड़की को नहीं मार पाओगे। अगर तुम जाओ वुडिंग को मार दोगे तो तुम्हें मुझसे भी छुटकारा मिल जाएगा। जाओ वुडिंग भी चिल्लाकर उसे कहती है लूली तुम्हें जल्दी करना होगा, उस एरो से मुझे मार डालो, मैं ज्यादा देर तक इसको यहाँ पर रोक नहीं पाऊंगी। लूली यूफोरिया से कहता है अब मुझे समझ आ गया कि तुम यहाँ पर किस तरह काम कर रही हो। बंदा जो कि तुम्हें मारना चाहता है, अगर उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई भी वीकनेस हो तो तुम उसकी बॉडी के अंदर चली जाओगी, तुम उसकी बॉडी में रीबॉर्न हो सकती हो। तो मैं यहाँ पर तुम्हें मारता हूँ, मेरे हार्ट में कोई भी वीकनेस होती है, यानी कि वीकनेस तो वैसे ही पैदा हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर जाओ वुडिंग को मारता हूँ तो जाओ वुडिंग को मारने की वजह से मेरी बॉडी के अंदर, मेरे दिल के अंदर एक खिलाफ पैदा होगा, जिसकी वजह से तुम मेरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लोगी। यूफोरिया से कहती है हाँ ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता, चाहे तुम यहाँ पर जाओ वुडिंग को मारते हो या नहीं मारते, लेकिन इस शेल्टर में जितने भी लोग हैं मैं उन सभी को फिर भी मार डालूंगी और उन सभी को मारने के बाद मुझे जो चाहिए वो मैं हासिल कर लूंगी। लूली कहता है इसको रोक पाना तो काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, अगर मैं यहाँ पर जाओ वुडिंग को मार भी देता हूँ तब भी यहाँ पर जो मियाज़मा फैला हुआ है वो पूरे के पूरे शेल्टर में फैल जाएगा और सभी लोग उससे टच होकर मारे जाएंगे। तो यहाँ पर किसी न किसी ऐसे तरीके को ढूंढना होगा जिससे मैं जाओ वुडिंग को भी बचा लूं और साथ में यूफोरिया को भी मारा जा सके। यूफोरिया उसे कहती है तो आप मुझे बताओ कि मुझे यहाँ पर किसको पहले मारना चाहिए? पहले यहाँ पर उन सभी लोगों को मारा जाए या फिर तुम्हारी जानविंग को मारा जाए या तुम्हें मारा जाए? तो वो जानविंग की तरफ देखती है और कहती है हाँ क्यों नहीं, पहले जानविंग को ही मारते हैं। तो बड़ी स्पीड से जानविंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जानविंग फिर से सामने से पंच मारती है। जानविंग गुस्से के साथ उसे गाली देते हुए कहती है यहाँ पर तुम मरने वाली हो, मैं नहीं। जैसे वो वहाँ पर उसको जबरदस्त पंच मारती है तो उसके पंच के साथ ही उसके बॉडी के अंदर से अब वुडिंग बाहर की तरफ गिर जाती है और हमारा लूली जाओ वुडिंग को वहाँ पर कैच कर लेता है। वो उसको कैच करने
के बाद वहाँ पर नीचे रखता है और उसे कहता है कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जानमिंग लूली से कहती है लूली मैं इस सारे मिस्टीरियस मियाज़मा को यहाँ पर ब्लॉक नहीं कर पाऊंगी, तुम्हें जो कुछ भी करना है वो जल्दी करना होगा, अब बाकी का सब कुछ तुम्हें संभालना होगा। लूली उसे कहता है तुमने बहुत कुछ कर लिया, अब मेरी बारी है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ज़ाओ वुडिंग उसे कहती है लूली प्लीज मुझे माफ करना, ये सारी मेरी गलती है, मैं तुम्हारे काम नहीं आ सकी, मैं हूँ जो कि अपनी एबिलिटीज को कंट्रोल नहीं कर सकती, इसी वजह से यहाँ पर इतने सारे लोग मरने वाले हैं। लूली उसे कहता है ज़ाओ वुडिंग तुम्हें ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, मेरे पास अभी भी एक तरीका है, मैं उसको इस्तेमाल करने वाला हूँ, अब दुआ करो कि वो काम कर जाए। हालांकि ये थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम आगे से रेजिस्ट मत करना, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है। ज़ाओ वुडिंग उसे कहती है हाँ मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है। वो तीनों वहाँ पर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं जबकि यूफोरिया हंसते हुए उनसे कहती है तुम तीनों का डिसीजन तो वाकई बेवकूफाना है, तुमने यहाँ पर ज़ाओ वुडिंग की जान बचाई है, इसका मतलब ये है कि तुम बाकी सभी को मारना चाहते हो। कहती है सबसे पहले तो मैं तुम तीनों को मारने वाली हूँ, और वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है जबकि हमारा लूली वहाँ पर अपनी आंखें बंद करता है और साथ ही अपने नए वाली तरीके है। लूली उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है ज़ाओडिंग तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो अभी रेस्ट करनी चाहिए थी, तुम इतनी जल्दी उठकर बाहर क्यों चली आई। ज़ाओडिंग उसे कहती है मैं बस यहाँ पर देखने के लिए आई थी, यहाँ पर अकेले मुझे बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था इसलिए मैं यहाँ पर चली आई, तुम पता नहीं कैसे इन सारी चीजों को हैंडल कर रहे होगे। तो वो वहीं पर उन सभी के सामने अपना सर झुकाती है और उन सभी से कहती है प्लीज मुझे माफ कर देना, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है क्योंकि यूफोरिया ने मेरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल किया हुआ था। वो लोग उसे कहते हैं अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ कहना है तो तुम्हें ब्रदर लूली से कहना होगा क्योंकि ब्रदर लूली यहाँ पर टाइम पर पहुंचा है और उसने सभी लोगों की जान बचा ली, यहाँ पर कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, इसी वजह से हम सभी लोग तुमसे नाराज बिल्कुल भी नहीं है। वो स्किनवू आगे बढ़ता है और उससे कहता है ज़ाओडिंग क्या तुम्हें पता है कि ये लड़का लूली जो तुम्हारी कितनी ज्यादा परवाह करता है। तो ज़ाओडिंग उसकी बात सुनते ही शर्माना शुरू कर देती है और कहती है तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। यहीं पर मिस्टर टैंग को भी दिखाते हैं। मिस्टर टैंग एक बेंच के ऊपर बैठे होते हैं, अपना सिगरेट जलाते हैं और कहते हैं काश मैंने दूसरों की बात को मानकर अपने इक्विपमेंट्स को नहीं तोड़ा होता, अब तो मेरे पास करने को कुछ भी नहीं बचा, इक्विपमेंट से मैं कम से कम अपनी चैनल के ऊपर गाना तो गा सकता था। मिस्टर टैंग कहते हैं लगता है कि मैं हर बार हमेशा आधे में ही छोड़ दूंगा, इस बार भी मैं टनल के एंड तक पहुंच आया हूँ, अब मैं क्या करूँ। टैंग कहते हैं तो अब मैं यहाँ पर और कर भी क्या सकता हूँ, चलो इस टनल से बाहर निकलते हैं क्योंकि मैं यहाँ पर काफी दिन गुजार चुका हूँ और ज्यादा यहाँ पर नहीं रुकने वाला, और वहाँ से सामने की तरफ चल पड़ते हैं। यहाँ पर जितने बाकी के बॉसेस आए होते हैं वो सारे कहते हैं हमें यहाँ पर से जाना होगा, हम सभी लोग जा रहे हैं और जाकर अपने बॉसेस से बात करेंगे और अपनी अलायंस से भी बात करेंगे, क्या वो लोग सेवियर आर्मी को ज्वाइन करना चाहती है या नहीं, उसके बाद हम लोग तुम्हें बताएंगे। तो वहाँ पर मीटिंग में जितने भी बॉसेस आए होते हैं वो सभी लोग इनको बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। इन सभी लोगों से कहता है ठीक है तुम सभी लोग अपना बॉस का ध्यान रखना। तो यहाँ पर एक स्पेशल बॉस को भी दिखाया जाता है, इस मोटे वाले बंदे को जिसने पीले रंग की ड्रेस पहनी है, सभी की तरफ देख रहा होता है और इसके साथ एक इसकी सेक्रेटरी होती है जो कि एक अवेकनर है और बहुत ज्यादा पावरफुल अवेकनर है। सेक्रेटरी से कहती है बॉस तुम्हें इस बारे में क्या लगता है, तुम इस बारे में क्या सोचते हो। उसका बॉस उसे कहता है मुझे लगता है कि इन लोगों की इंटेंशंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, हालांकि इन लोगों ने यूफोरिया को हराकर हमारी जान बचाई है, और इस बात का मतलब ये भी है कि अगर ये पावरफुल यूफोरिया को हरा सकते हैं तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफी पावरफुल अवेकनर्स हैं। मुझे तुम बताओ कि यहाँ पर जो हादसा हुआ है उस हादसे को इन लोगों ने रोक तो लिया, पर क्या इनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, ये असली है या फिर फेक है। सेक्रेटरी से कहती है मुझे तो ये असली लगते हैं, यानी कि ये ठीक ही हैं। उसका बॉस से कहता है मुझे लगता है कि ये फेक है, इन लोगों ने यहाँ पर अपनी सिर्फ पावर्स को शो करवाया है, जानबूझकर ये लोग यहाँ पर अपनी पावर्स को शो करवा रहे थे। सेक्रेटरी से कहती है इस बात का क्या मतलब है कि वो अपनी पावर्स को शो करवा रहे थे। बॉस उसे कहता है मैं तुम्हें समझाता हूँ, अगर वो लोग यहाँ पर इतनी पावर्स को शो करवा कर हमें बचा सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो हमें मार भी सकते हैं। यहाँ पर इसका मतलब यही था कि वो हमें धमकी दे रहे हैं। लूली ने अपनी पावर्स को शो करवा कर हमें ये बात बताई है कि अगर हम लोग उनके सेवियर ग्रुप को ज्वाइन नहीं करते तो वो हम सभी को मार सकते हैं। अब हम सभी लोग बेवकूफ तो है नहीं, हमें भी पता है कि किसी पावरफुल अवेकनर के सामने किस तरह पेश आना है। हम सभी लोग उसके सामने प्यार से पेश आ रहे थे क्योंकि हमें पता है वो स्ट्रॉन्ग है। वक्त एक ब्लड बीस्ट वहाँ से निकलता है और उनके ऊपर अटैक करता है, तो उसकी जो सेक्रेटरी होती है वो उसमें जबरदस्त किक मारती है और उसे ग्राउंड के ऊपर गिरा लेती है, फिर साथ उसके ऊपर पाँव रखकर उसको वहीं पर मसल देती है। इसके पास जो सेक्रेटरी है वो भी एक स्ट्रेंथ टाइप की अवेकनर है, उसके पास काफी पावरफुल स्ट्रेंथ है। तो बॉस अपनी सेक्रेटरी से कहता है मुझे लगता है कि उस लूली ने जहाँ पर हमारे साथ बात करने के बाद हमें सेवियर आर्मी को ज्वाइन करने का मौका दिया है, उसने ऑफर दी है, कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो देखना चाहते हैं कि हमारे पास क्या कुछ है, हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं। हम लोग सेवियर आर्मी को ज्वाइन करेंगे तो वो हमारे पूरे के पूरे एरिया पर कब्जा कर लेंगे, ऐसा सेवियर आर्मी हमारा सब कुछ हमसे छीन लेगी। ये सब कुछ इसीलिए मैंने कहा कि मुझे इनके ऊपर भरोसा नहीं है, हो सकता है कि इनके इरादे बुरे हों। उसकी सेक्रेटरी से कहती है तो बॉस फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मुझे तो नहीं लगता कि हम लोग उसका मुकाबला कर सकते हैं क्योंकि वो तीनों ही काफी पावरफुल अवेकनर्स हैं। तो बॉस उसे कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग उनके साथ डील नहीं करते, मुझे उनकी कमजोरी के बारे में पता चल चुका है। सेक्रेटरी से कहती है बॉस मुझे भी बताओ कि उनकी कमजोरी क्या है। बॉस उसे कहता है उनकी कमजोरी ये है कि वो अच्छे लोग हैं और यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। सेक्रेटरी से कहती है लेकिन ये कमजोरी कैसे हुई कि वो अच्छे लोग हैं। उससे कहता है इस दुनिया में अच्छा होना ये सबसे बड़ी कमजोरी है, जितने ज्यादा अच्छे
इंसान होंगे, आप दूसरों की बातों में फंस जाएंगे और एंड पर आपका ही नुकसान होगा। आपको यहाँ पर यूज करना बहुत ज्यादा आसान है, आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है। मैंने यहाँ पर इनसे डील करने के लिए एक प्लान भी सोच लिया है। वो उसे कहता है मैं कमांडर मो को ढूंढने वाला हूँ और उसके साथ इस बारे में बात करूंगा, उसे बताऊंगा कि सेवियर उसके लिए खतरा है। मुझे लगता है कि वो इस बारे में कुछ ना कुछ जरूर करेगा। सेक्रेटरी उसे कहती है क्या तुम्हें लगता है कि कमांडर मो हमारी बात पर यकीन करेगा? बॉस उसे कहता है उसे हमारी बात के ऊपर यकीन करना पड़ेगा कि इस बार की मीटिंग में हम सभी लोगों ने या तो हम लोग पर्सनली यहाँ पर आए हैं या फिर अपने सबसे बेस्ट बंदे को भेजा है जो कि हमारे लिए मैसेज को कन्वे करेगा। यहाँ पर आपने कुछ लोगों को भेजा था और मुझे पता है कि वो कभी भी किसी दूसरे ग्रुप को अपने ऊपर नहीं आने देगा क्योंकि वो हमेशा ही आजाद रहना पसंद करता है। अगर हम उसे ये वाली बात जाकर बता दें कि सेवियर आर्मी उसकी टेरिटरी के ऊपर कब्जा करना चाहती है तो वो उनके खिलाफ हो जाएगा। फैक्ट्री उसे कहती है लेकिन अगर कमांडर मो भी उनका मुकाबला नहीं कर पाया, वो उन तीनों अवेकनर्स के सामने नहीं टिक पाया तो हम लोग क्या करेंगे? जहाँ तक कि यूफोरिया भी उनके सामने नहीं टिक पाई। बॉस से कहता है तुम्हें पता है ना कि वो कितना बड़ा कमीना और समझदार इंसान है, वो हमेशा ही लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। मुझे पता है कि वो अप फ्रंट फाइट में इनको नहीं हरा सकता, लेकिन अगर वो यहाँ पर अपनी स्कीम्स को यूज करेगा तो वो जरूर उसको हरा देगा, इन तीनों वेकनर्स को हरा सकता है। तुम्हें पता है कि वो अपनी करंट पोजीशन के ऊपर कैसे पहुंचा है, अपनी इसी होशियारी को यूज करते हुए पहुंचा है। वैसे भी हमें इस बात से क्या फर्क पड़ता है, अगर वो सेवियर आर्मी के वेकनर्स के सामने नहीं टिक पाता और मर जाता है तो हमारे लिए ये भी अच्छा है। तो यहाँ पर बाकी की सभी अलायंस में से सबसे पहले इन सेवियर आर्मी के सामने सबमिट करेंगे, यानी कि हम लोग सबसे पहले सेवियर आर्मी को ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट सीन हमारा ली का दिखाया जाता है। ली अपने रूम में आराम से लेटा होता है और वो अपने सिस्टम के बारे में देख रहा होता है। वो अपने हेक्साग्राम सिस्टम को देख रहा होता है कि उसे उसको रिपेयर करने में और कितना टाइम लगेगा। लूली अपने सिस्टम से पूछता है तो क्या मैं यहाँ पर अपने हेक्साग्राम सिस्टम को दोबारा एक्टिवेट कर सकता हूँ? उसका सिस्टम उसे कहता है नहीं, तुम अपने इस सिस्टम को सिर्फ एक ही बार एक्टिवेट कर सकते हो। लूली कहता है चलो ठीक है, कम से कम कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है। लूली कहता है तो फिर इसका मतलब ये है कि मैं इसको अपने किलर मूव के तौर पर यूज कर सकता हूँ, अगर मैं इसे एक दिन में सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकता हूँ। लूली कहता है जब भी मैं इस सिस्टम को एक्टिवेट करता हूँ तो ये मेरी सारी की सारी बॉडी कंडीशन, इसके अलावा मेरे आसपास के खतरे को भी इग्नोर कर देता है और मेरे लक को एक बूस्ट मिलता है जिससे मैं बहुत ज्यादा लकी हो जाता हूँ। तो वहाँ लूली यहाँ पर काफी सारी बेकार की बातें करता है। इतनी सारी बेकार की बातें करने के बाद वो मिस्टर टैंक से मिलने के लिए उसके रूम में जाता है। वो दरवाजे पे नॉक करता है, अंदर जाता है लेकिन मिस्टर टैंक वहाँ पर नहीं होते। वहाँ पर एक वॉइस रिकॉर्डर पड़ा होता है। वो आगे बढ़ता है, उस वॉइस रिकॉर्डर को उठाता है तो उसके अंदर कुछ मैसेज लिखा होता है। उसमें एक वॉइस मैसेज होता है और कहा जाता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर मौका मिलने वाला है तुम्हें गुड बाय बोलने के लिए, और साथ ही वो मैसेज खत्म हो जाता है। जानमिंग भी उसी वक्त वहीं पर आ जाती है। वो बाकी वहाँ पर आती है और उसे कहती है इस मैसेज में क्या है, क्या इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर किस्मत में लिखा हुआ तो हम लोग दोबारा मिलेंगे। वहाँ लूली यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करने की कोशिश करता है लेकिन वो अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पाता। जानमिंग भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। लूली उसे कहता है मुझे पहले से पता था कि यहाँ पर कोई ना कोई प्रेशर वाली पावर जरूर है, मेरे को इतना प्रेशर डाल रही है कि मैं यहाँ पर कोई भी पावर यूज नहीं कर पा रहा। ये सब कुछ मिस्टर टैंक की वजह से है। साथ ही हमारे लूली के पास सिस्टम में उसे वार्निंग्स दी जा रही होती हैं। मिंग उसे कहती है तुम्हें क्या हुआ, तुम अचानक से अजीब सा बिहेव क्यों कर रहे हो? लूली उसे कहता है नहीं कुछ भी नहीं है। फिर साथ ही लूली सोच रहा था मुझे लगता है कि मिस्टर टैंक की बॉडी के अंदर जो सा भी डेविल है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जितना मैंने पहले इमेजिन किया था वो उससे भी ज्यादा पावरफुल है। एक बार से नेक्स्ट सीन हमें बाहर का दिखाया जाता है। ऊपर वाले एरिया में एक गाड़ी के अंदर दो लोग होते हैं। वो लोग गाड़ी में से अपनी गन निकाल कर बाहर मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और उनको मार रहे होते हैं। लोग कमांडर मो के लोग हैं जो कि वापस कमांडर मो के पास जा रहे हैं। उसका साथी जो कि गाड़ी चला रहा था वो अचानक से गाड़ी को रोक देता है। उसका साथी चलाकर उसे कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम अंधे हो? अचानक से इस तरह गाड़ी कौन रोकता है? मैं इतने मजे के साथ उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर रहा था। उसे कहता है सामने देखो, सामने कोई है। फिर सामने वो बॉस और उसकी सेक्रेटरी खड़े होते हैं। तो वो बॉस उनसे कहता है मुझे लगता है कि तुम लोग कमांडर मो के पास वापस जा रहे हो उसके रिफ्यूजी कैंप में, तो क्यों ना तुम लोग मुझे भी अपने साथ ले चलो, हमें भी लिफ्ट चाहिए। ड्राइवर उसे कहता है बॉस लिंगडी इस बात का क्या मतलब है? क्या तुमने हमारे बॉस मो को इस बारे में पहले बताया है? क्या तुमने उसको इन्फॉर्म किया कि तुम आ रहे हो? तुम्हें ऐसे ही अपने शेल्टर में कैसे लेकर जा सकते हैं? बॉस लिंगडी उसे कहता है नहीं अभी तो हमने उसको इस बारे में इन्फॉर्म नहीं किया हुआ, हम लोग बस वैसे ही उसके पास जा रहे हैं ताकि हम लोग उसके साथ डिस्कस कर सके सेवियर्स को ज्वाइन करने के बारे में। तुम्हारे पास कोई वॉकी टॉकी है? अगर वॉकी टॉकी है तो उससे भी काम हो जाएगा। हम लोग क्विकली उसके साथ बात करके यहीं पर इस मसले को सुलझा लेंगे, हमें तुम्हारे शेल्टर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लड़के उसे कहते हैं नहीं हमारे पास तो कोई भी वॉकी टॉकी नहीं है। साथ ही उनकी नजर उसकी सेक्रेटरी पर पड़ती है। वो लाट टपकाते हुए उसे कहते हैं तुम्हारी सेक्रेटरी तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तुम अपनी खूबसूरत सेक्रेटरी को लेकर हमारी गाड़ी में आ जाओ। उसे कहते हैं हमारे पास कोई भी वॉकी टॉकी नहीं है क्योंकि हमारे पास ज्यादा वॉकी टॉकीज कहाँ से आएंगी, अंडरग्राउंड एरिया में वॉकी टॉकीज काम भी नहीं करती। और स्लिंग भी उनसे कहता है तुम लोगों के पास वॉकी टॉकी भी नहीं है और तुम लोग यहाँ पर अपने बॉस मो को रिप्रेजेंट करने के लिए इस मीटिंग में चले आए हैं कि बॉस मो को सेवियर आर्मी के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं है। और ड्राइवर उसे कहता है लेकिन हमारे ओपिनियन में लगता है कि सेवियर आर्मी काफी ज्यादा अच्छी है और उनके साथ कोऑपरेट करना हमारे लिए बेहतर रहेगा। अब वापस जाकर अपने बॉस को यही बताने वाले हैं। बॉस लिंगडी उसे
उसे कहता है इसलिए तो मैं जा रहा हूँ तुम्हारे बॉस मो से बात करने के लिए। वो उसे कहते हैं तुम्हें पता है ना कि हमारे बॉस को इस तरह की लड़कियां कितनी पसंद है, चलो ठीक है अपनी इस हार्ड चिक को लेकर हमारी गाड़ी में आ जाओ। लेकिन बॉस वहीं से पीछे की तरफ मुड़ता है और अपनी सेक्रेटरी से कहता है चलो ठीक है, जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो मैंने इनसे ले ली है, हमें इन दोनों को जिंदा रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, बाकी का काम तुम्हारा है। वो उसे कहती है ठीक है बॉस, और वो आगे बढ़ती है, आती उनकी गाड़ी को उठा लेती है। इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि उनकी गाड़ी को सिर्फ एक ही हाथ के साथ उठाकर वहीं पर पलट देती है। वो इतने जोर से उसको उठाकर पटकती है कि वो गाड़ी वहाँ पर तबाह हो जाती है और उसके अंदर से वो दोनों बाहर की तरफ निकलते हैं और काफी ज्यादा जख्मी होते हैं और ड्राइवर गाड़ी में से बाहर की तरफ गिरता है। वो उसे कहता है बॉस लिंक लीजिए, तुम क्या कर रहे हो, तुम हमारे शेल्टर के लोगों से पंगा नहीं ले सकते। वो सेक्रेटरी आगे बढ़ती है और उसके ऊपर पाव मारते हुए उसकी गाड़ी को वहाँ पर फोड़ देती है, जिससे एक जबरदस्त धमाका होता है और वो दोनों ही वहीं पर मर जाते हैं। बॉस लिंक कहता है अब जबकि ये दोनों मर चुके हैं और इनके पास वॉकी टॉकी भी नहीं थी, लोग वापस जाकर कमांडर मो को सारा सच बताएंगे, वो सच बताएंगे जो हम उसे बताना चाहते हैं। इसका मतलब यही है कि उसे वही पता चलेगा जो हम उसे बताएंगे। सेक्रेटरी उसे कहती है लेकिन हम लोग जाकर उसको बताएंगे क्या? बॉस लिंकडी उसे कहता है हम लोग जाकर उसे बताएंगे सेवियर्स आर्मी का मकसद है इवल डूअर्स का मुकाबला करना और उनको खत्म करना, जैसे कि उन्होंने यहाँ पर यूफोरिया को मारा। उसके बाद अब मोशैन की बारी आती है क्योंकि वो भी एक बहुत ही बुरा इंसान है, वो लड़कियों के साथ बुरा करता है, इसी वजह से सेवियर्स का अगला निशाना वो है और उसी ने रास्ते में उसके दोनों मैसेंजर्स को भी मार दिया है। तुम इस बारे में क्या सोचती हो? सेक्रेटरी उसे कहती है मुझे नहीं लगता कि वो इस सच्चाई के ऊपर यकीन करेगा। बॉस उसे कहता है अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है, उसके शेल्टर तक पहुँचने तक हम लोग कोई ना कोई अच्छा बहाना सोच लेंगे। हम लोग जहाँ से सोचते हुए उस तक पहुँचते हैं और सोचते हैं कि उसे क्या बताना है। वो दोनों यहाँ से आगे की तरफ चल पड़ते हैं। के पास इनविटेशन लेटर आता है जो कि मोशैन के आयरन बॉक्स शेल्टर से आता है। यही वो इनविटेशन लेटर है जो कि उस बॉस की चालाकी की वजह से माया लूली को भेजा गया है। पुलिस इनविटेशन को पढ़ रहा होता है तो उसके सामने जो बॉस होता है वो उसे कहता है ये इनविटेशन उन लोगों ने यहाँ पर भिजवाया है, उन्होंने अपने एक मैसेंजर को यहाँ पर भेजा था इस इनविटेशन लेटर को भेजने के लिए। पुलिस कहता है ये इनविटेशन तो आज रात के लिए, आज रात उन्होंने हमें अपने शेल्टर में बुलाया है और एक बैंक्वेट पार्टी भी रखी है। बॉस शैनली माया लूली से कहता है जब तुम लोगों ने यहाँ पर मीटिंग रखी थी अपनी सेवियर आर्मी के बारे में बात करने के लिए तो बॉस मोशैन ने यहाँ पर अपने लोगों को भेजा था, कुछ बेकार से लोगों को, नहीं कि उसे इस मीटिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं थी, लेकिन अब अचानक से वो तुम लोगों को वहाँ पर इनवाइट क्यों कर रहा है? मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। लूली कहता है मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। तो लूली अपने सिस्टम को एक्टिवेट करता है और उस इन्विटेशन लेटर के ऊपर अपने सिस्टम को देखता है। तो जैसे ही वो उस लेटर के ऊपर इन्विटेशन लेटर को एक्टिवेट करता है तो उसे पता चलता है कि ये लेटर एक बैड लक है, ठीक है, उसकी किस्मत में बुरी किस्मत लेकर आएगा। लूली कहता है जी तो वाकई में बैड लक निकला, इसका मतलब मोशैन के पास जाना उसके आयरन शेल्टर में तो हमारे लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग सिचुएशन से भाग जाएं, हमें वहाँ पर जाना तो पड़ेगा। अब मुझे पहले से पता है कि वहाँ पर बुरा होने वाला है तो हम लोग तैयारी करके वहाँ पर जाएंगे, हो सकता है कि हम लोग बुरे को अच्छे में चेंज कर सकें। लूली बॉस शैनली से कहता है मुझे नहीं लगता कि ये लेटर उन्हें अच्छी इंटेंशंस के साथ यहाँ पर भेजा है। शैनली से कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। लूली कहता है तो फिर मुझे यहाँ पर अपने इसी प्लान पर काम करना होगा क्योंकि अगर मुझे पहले से पता है कि वहाँ पर कोई खतरा है तो फिर मैं एहतियात बरत सकता हूँ और इस एहतियात के साथ ही हम लोग वहाँ पर जा सकते हैं जिससे हम लोग मसले को हल कर सकते हैं। लूली सामने वाले बॉस शैनली से पूछता है मुझे ये बताओ आयरन बॉक्स शेल्टर कैसा शेल्टर है और इनका कमांडर मोशैन ये कैसा इंसान है, क्या तुम मुझे डिटेल में बता सकते हो? शैनली उसे कहता है पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे ये बताओ तुम हमारे शेल्टर के बारे में क्या सोचते हो, तुम्हें क्या लगता है कि हमारा शेल्टर किस किस्म का है? थोड़ी देर सोचने के बाद उसे कहता है तुम्हारा शेल्टर बिल्कुल भी बुरा नहीं है, ये बहुत ज्यादा अच्छा है, यहाँ का एनवायरनमेंट काफी ज्यादा अच्छा है, यहाँ पर तुम सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हो। इस शेल्टर में तकरीबन 1000 लोग रह सकते हैं और इन सभी लोगों को तुम लोग खाना प्रोवाइड करते हो और सभी लोग एक फैमिली की तरह यहाँ पर रह रहे हो। लगता है कि तुम्हारा शेल्टर सबसे ज्यादा बेस्ट शेल्टर है। वो शैनली ये सारी तारीफ सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है बाकी के सारे शेल्टर्स में हमारा शेल्टर सबसे ज्यादा वीक और सबसे ज्यादा लो क्वालिटी वाला है, लेकिन ये इतना भी बुरा नहीं है। तुमने बहुत ही अच्छे से हमारी तारीफ कर दी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग आयरन बॉक्स शेल्टर की बात करें तो उसके बारे में यही कहूंगा कि वो कचरे के ढेर से ज्यादा कुछ भी नहीं है, जहाँ पर हर तरफ गंदगी ही गंदगी है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें सीरियसली इसके बारे में बताता हूँ। अगर हम लोग आयरन बॉक्स शेल्टर की बात करें तो वो एक बड़ा सा ब्रोथल है, यानी कि एक वैश्याखाना है। अपने बड़े से शेल्टर को वैश्याखाना की तरह ही बनाकर रखा हुआ है, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग राज करते हैं, जबकि औरतों के साथ बहुत ज्यादा बुरा होता है। वो लोग वहाँ पर लड़कियां रखते हैं, वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां हैं, ना क्या उन्होंने लड़कियों को क्वालिटी के हिसाब से रखा हुआ है। जो सबसे बेस्ट क्वालिटी वाली लड़कियां होती हैं वो मोशैन के पास होती हैं। मोशैन उनके साथ रोजाना जो चाहे वो कर सकता है। उसके बाद जो सेकंड लेवल की लड़कियां होती हैं वो सारी की सारी मोशैन के करीबी दोस्तों के लिए हैं, उसके जो अपने कमांडर्स हैं, इसके अलावा उसके जो खास मेंबर्स हैं, कई लड़कियां उनको मिलती हैं। जबकि इसके अलावा लेवल 3 और लेवल 4 की जो लड़कियां होती हैं सभी लोगों को फ्री में दी जाती हैं। लोग जहाँ पर मिशन को पूरा करते हैं, मोशैन उन सभी को मिशन देता है, वो मिशन को पूरा करते हैं और बदले में उन्हें एक रात मिलती है एक लड़की के साथ। और यहाँ पर लेवल 5 की लड़कियां भी आती हैं जिनमें बदसूरत और बदशक्ल लड़कियां होती हैं जो कि ज्यादा खूबसूरत नहीं होती। उन सभी को वहाँ पर जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है। वो सभी वहाँ पर गुलाम है, जो चाहे उनके साथ जो मर्जी कर सकता है। वहाँ पर उन्हें उनके लिए पैसे भी देने की जरूरत नहीं है, तो वो लोग चाहे तो लेवल 5 की लड़की की जान भी ले सकते हैं। लूली से कहता है मुझे ये
बताओ कि आयरन बॉक्स शेल्टर की स्ट्रेंथ क्या है, उनके पास कितने ज्यादा वीकनेस है, वो कितने स्ट्रॉन्ग है। स्टैनली उसे कहता है क्या तुम वाकई में इस बारे में जानना चाहते हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम वहाँ पर जाने के बारे में सोच रहे हो। लूली उसे कहता है ब्रदर स्टैनली तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं वहाँ पर जाने तो वाला हूँ लेकिन मैं वहाँ पर इनिशिएटिव नहीं लूंगा। अगर वो मेरे ऊपर अटैक नहीं करेंगे तो मैं भी अटैक नहीं करूंगा, लेकिन अगर वो अटैक करेंगे तो फिर मुझे उन्हें जवाब तो देना पड़ेगा। स्टैनली उसे कहता है ये तुमने बहुत ही अच्छी बात की, तुम्हारा ये जज्बा देखने के बाद अब मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी सेवियर आर्मी को ज्वाइन कर लेना चाहिए। अब मैं भी तुम्हारी सेवियर आर्मी को ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो लूली उसे कहता है तो फिर देर किस बात की, अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो तुम सेवियर आर्मी को ज्वाइन कर सकते हो। तो उससे कहता है नहीं फिलहाल के लिए मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए, मैं अपने बाकी के सभी शेल्टर के लोगों से भी इस बारे में बात कर लूँ। मैं इस पूरे शेल्टर का बिग बॉस हूँ तो मुझे सभी शेल्टर के लोगों को अपने साथ लेकर चलना होगा और उन सभी की राय भी लेनी पड़ेगी। लूली कहता है चलो वापस टॉपिक पे आते हैं, मुझे ये बताओ कि आयरन बॉक्स शेल्टर में कितने ज्यादा वेकनर्स हैं। और स्टैनली उसे कहता है वहाँ पर ज्यादा वेकनर्स नहीं है, वहाँ पर टोटल 3 वेकनर्स हैं, सिर्फ 3 को ही मैं जानता हूँ। सिर्फ वही तीनों वेकनर्स हैं जो कि टॉप 3 रैंक के सोल्जर्स हैं कि पूरे शेल्टर में सिर्फ उन्हीं का राज चलता है। सबसे पहले उनका बॉस आता है, बिग बॉस, जिसका नाम मोशैन है। मोशैन फ्लेम एबिलिटी को यूज कर सकता है, वो फायर्स को कंट्रोल करता है। इससे पहले उसने जिस भी बंदे को मारा है उसने अपनी फ्लेम्स को यूज करते हुए मारा है, इसी वजह से हमने अज्यूम किया है कि उसके पास फ्लेम एबिलिटी है। फिर उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था अगर बॉस वहाँ पर फ्लेम या फायर को यूज करेगा तो मेरे पास जो आर्मर है लगता है कि वो उसको रेजिस्ट कर लेगा, इसलिए मुझे लगता है कि मैं उसका सामना कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि क्या मैं उसकी एबिलिटीज को एब्जॉर्ब कर सकूंगा या नहीं। लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर वुडिंग की एबिलिटीज को एब्जॉर्ब किया था, अगर मैं मोशैन की एबिलिटीज को भी एब्जॉर्ब कर लूँ तो मेरा 8 ट्राइग्राम और भी ज्यादा रिपेयर हो जाएगा। बॉस उसे कहता है और जो दूसरे नंबर पर जो अवेकनर है वो रैंक नंबर 2 पर भी है क्योंकि वो काफी स्ट्रॉन्ग है, उसके पास बॉडी एनहेंसमेंट की एबिलिटी है। सिर्फ बॉडी एनहेंसमेंट की नहीं बल्कि वो रॉक्स को भी यूज कर सकता है, यानी कि वो पत्थरों को यूज कर सकता है। उन पत्थरों को यूज करते हुए अपनी बॉडी के इर्द गिर्द एक आर्मर बना सकता है। तो लूली उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है अगर वो बंदा बॉडी एनहेंसमेंट को यूज करता है या फिर पत्थरों से अपनी बॉडी को कवर कर सकता है तो मुझे लगता है कि हमारी जानमिंग के लिए सिर्फ एक ही पंच काफी होगा उसको हराने के लिए। और स्टैनली उसे कहता है तो रैंक नंबर 3 के ऊपर जो अवेकनर आता है उसकी पावर्स थोड़ी बहुत मिस्टीरियस है, हमें नहीं पता कि उसकी पावर्स क्या है, लेकिन इतना पता है कि वो जिसको भी मारता है वो उसका दम गोड़ कर मारता है। उसके पास कुछ ऐसी पावर्स हैं, दूसरों का दम गोड़ देता है, उनको टच किए वो अपनी पावर्स को यूज कर सकता है, तुम्हें उससे ज्यादा होशियार रहना पड़ेगा। लूली कहता है ये वाली एबिलिटी थोड़ी सी ट्रबलसम है लेकिन मुझे अपने फेफड़ों की पावर पर पूरा भरोसा है। मेरी लंग पावर इतनी है कि मैं थोड़ी देर के लिए सांस को रोक कर रख सकता हूँ और इतनी देर में मैं बैटल को खत्म कर दूंगा। तो लूली बॉस से कहता है बॉस तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मुझे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अब मैं वापस जाकर अपने कंपेनियंस के साथ इसको डिस्कस करता हूँ और उसके बाद हम लोग जल्दी यहाँ से निकलेंगे। बॉस उसे कहता है लगता है कि तुम वाकई में वहाँ पर जाना चाहती हो, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि वो लोग तुम्हारे पर अटैक नहीं करेंगे और तुम्हें सिर्फ वहाँ पर इन्वाइट कर रहे हैं खाने पर। तो यहीं पर एक लड़की अपीयर होती है, वो उनसे कहती है अगर तुम सभी लोग आयरन बॉक्स शेल्टर की तरफ जा रहे हो तो क्या तुम लोग मुझे अपने साथ लेकर जा सकते हो। स्टैनली उसे कहता है फोर सिस्टर तुम जहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें इनके साथ नहीं जाना, तुम नहीं जा सकती। तो वो लड़की वहाँ लूली को बताती है बॉस स्टैनली ने मुझे बचाया था, अगर बॉस स्टैनली मुझे नहीं बचाते तो मोशैन ने मुझे पकड़ लिया होता और अब तक तो उसने मेरा रेप कर दिया होता कि उससे अपना बदला लेना है, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ वहाँ पर जाना चाहती हूँ। लूली उसे कहता है नहीं हम लोग तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जा सकते क्योंकि सरफेस पे हम सभी लोग सेवियर आर्मी की तरफ से उन्हें मैसेज देने के लिए जा रहे हैं कि वो लोग हमारी सेवियर आर्मी को ज्वाइन करें, लेकिन अगर तुम हमारे साथ जाओगी तो समझ जाएंगे कि हम लोग यहाँ पर कोई ना कोई प्लान बना रहे हैं क्योंकि तुम्हारा उसके साथ पहले से झगड़ा चल रहा है। तो लड़की उसे कहती है मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है और साथ ही वो उसके सामने से गायब हो जाती है। लूली कहता है ये क्या, ये तो गायब होगी, क्या इसके पास मिस्ट की एबिलिटी है। तो वो गायब होने के बाद हमारे लूली के हाथ के ऊपर आ जाती है, हाथ के ऊपर आने के बाद वो एक स्टिकर बनकर उसके हाथ के ऊपर चिपक जाती है। वो लूली को हाय बोलती है। लूली कहता है ये क्या, तुम्हारी एबिलिटी तो काफी ज्यादा स्पेशल है, तुम दूसरे लोगों की बॉडी के साथ अटैच हो सकती हो। वो वहाँ से वापस से बाहर निकलती है और लूली से कहती है साल पहले मुझे मेरी अवेकनेस पावर मिली थी, ये एबिलिटीज बिल्कुल बेकार है, ये किसी भी काम की नहीं है, लेकिन कम से कम ये छुपने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, किसी को भी पता नहीं चलता। मैं इंसानों की बॉडी के साथ इसके अलावा दीवारों के साथ भी चिपक सकती हूँ और वहीं पर एक स्टिकर बनकर लग सकती हूँ, किसी के ऊपर नजर रख सकती हूँ। वो लड़की लूली से कहती है मैं तुम्हें एक और बार बताना चाहती हूँ, जब मैं स्टिकर फॉर्म में जाती हूँ तब मैं अपने साथ कुछ एक्सटर्नल आइटम्स को भी लेकर जा सकती हूँ, जैसे कि एक गन। अब मैं अपने साथ एक गन भी लेकर जा सकती हूँ, तुम्हारी बॉडी के ऊपर स्टिकर बनकर चिपक जाऊंगी, जब मुझे मौका मिलेगा मैं गन निकालूंगी और मोशन को मार डालूंगी। लूली उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है इस लड़की की एबिलिटीज काफी ज्यादा स्पेशल हैं। लड़की यहाँ पर हमारे करीब पहुंचाई और हमें इस बारे में पता भी नहीं चला। लगता है कि यहाँ पर किसी दीवार के साथ एक स्टिकर बनकर चिपकी हुई थी और हमारी सारी बातें सुन रही थी। तो वो लड़की लूली से कहती है प्लीज अब मान जाओ, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारे पर बर्डन तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं किसी भी चीज के साथ चिपक जाऊंगी और तुम्हें मुझे अपने साथ उठाकर भी नहीं लेकर जाना पड़ेगा। वो स्टैनली आगे बढ़ता है, फोर सिस्टर से कहता है फोर सिस्टर तुम यहाँ से जाओ, मुझे लूली के साथ अकेले में बात करनी है, इस बार हमारी बातों को मत सुनना। वो कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ और वो गुस्से के साथ वहाँ से चली जाती है। वो स्टैनली लूली से कहता है प्लीज
प्लीज मुझे माफ करना, फोर्थ सिस्टर ऐसी ही है। स्टैनली कहता है हालांकि मैं इस शेल्टर का बॉस हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने लोगों के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। और सिस्टर का शेनमो के साथ कोई झगड़ा चल रहा है और वो अपना बदला लेना चाहती है। इसी वजह से वो हमेशा इसी बारे में सोच रहती है कि कैसे वो शेनमो को जाकर मार सकती है। इस टाइम जब यहाँ से लाओवुई की सिस्टर को यूफोरिया उठाकर ले गया था, तभी मैं उसको बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर ज्यादा अच्छा बॉस नहीं बन सका, मैं इन लोगों की मदद नहीं कर सकता। लूली उसे कहता है तुम्हें अपने बारे में इस तरह सोचने की जरूरत नहीं है। जब आपके कंधों के ऊपर इतने सारे लोगों का बोझ हो तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप सिर्फ किसी एक बंदे के बदला लेने के लिए अपने आप को खतरे में नहीं डाल सकते और बाकी सभी लोगों को भी खतरे में नहीं डाल सकते। तो मुझे लगता है कि तुमने वक्त को देखते हुए जो कुछ भी किया वो बिल्कुल ठीक किया है। बॉस लूली से कहता है फोर्थ सिस्टर एक लंबी अरसे से उससे बदला लेना चाहती है, वो मोशैन को मारना चाहती है। उसने एक लंबी अरसे से ये सब कुछ करने के बारे में सोचा नहीं और किसी को इस बारे में बताया भी नहीं। मुझे इसी बात का तो डर था, जब वो कुछ करने का फैसला कर लेती है तो वो करके रहती है। अगर तुम उसे अपने साथ लेकर नहीं भी जाओगे तब वो तुम्हारे साथ जाएगी या फिर तुम्हारे पीछे जा सकती है। मुझे लगता है कि अगर वो तुम्हारे साथ जाती है तो वो वहाँ पर कोई ना कोई मौका देकर मोशैन को जरूर मार डालेगी। अगर उसने मोशैन के ऊपर अटैक कर दिया तो फिर तुम्हारी सेवियर आर्मी का मैसेज पहुंचाना बिल्कुल बेकार रहेगा, वहाँ पर एक जंग छिड़ जाएगी। उसे कहता है उस मोशैन के इनविटेशन लेटर को देखकर ही मैं बता सकता हूँ कि उसके एक्शंस बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसका हमारी आर्मी को ज्वाइन करने का कोई भी इरादा नहीं है। उसे कहता है लेकिन अगर बॉस मोशैन वाकई में तुम्हारे साथ निगोशिएट करना चाहता हो और तुम्हारी सेवियर आर्मी को ज्वाइन करने का इरादा रखता हो तो फिर तुम लोग क्या करोगे? फिर तुम लोग मुश्किल में पड़ जाओगे अगर इस लड़की ने वहाँ पर कुछ बुरा कर दिया। लूली सोच रहा होता है उस इनविटेशन लेटर के ऊपर साफ साफ लिखा था कि ये एक बैड लक है, तो फिर वहाँ पर कुछ अच्छा कैसे हो सकता है? ये बात नहीं है। ये बात तो पहले से पता है कि वो हमारे खिलाफ बैड इंटेंशंस रखता है, यानी कि वो हमारे साथ कुछ बुरा करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर हम कौन सा उसके साथ पहले फाइट को स्टार्ट करने वाले हैं। ये लड़की यानी फोर्थ सिस्टर जो कि हमारे साथ जाने वाली है, अगर ये उसको मारेगी तो ये तो तुम्हारे शेल्टर के लोग हैं, तो ये सारा मसला तुम्हारे और उसके दरमियान का होगा, हमारा तो नहीं होगा। स्टैनली भी आगे से शुरू कर देता है और कहता है ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही, क्योंकि फोर्थ सिस्टर हमारे शेल्टर की लड़की है। अगर मुझे वहाँ पर जाकर कोई मसला क्रिएट करेगी तो सेवियर वालों को तो कोई मसला नहीं होगा। तो बॉस स्टैनली आगे बढ़ता है, लूली से कहता है अच्छा ठीक है, प्लीज मेरी फोर्थ सिस्टर की मदद करना। जब वो वहाँ पर अपना बदला लेने की कोशिश करे, अगर वो मुश्किल में हो तो तुम्हें उसकी मदद करना होगी। लूली से कहता है हाँ क्यों नहीं, अगर मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा फिर तो मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। इसी वक्त फोर्थ सिस्टर भी भागती हुई वहाँ से आ जाती है क्योंकि वो पहले से उनकी बातें सुन रही थी। उसे कहती है बिग ब्रदर तुमने वाकई में बहुत ही अच्छा फैसला लिया मुझे इनके साथ भेजने का। वो चिल्लाकर उसे कहता है मैंने तुमसे कहा था कि झुककर हमारी बातें मत सुना, तुम फिर से हमारी बातें सुन रही थी। तो यहीं से मेरा नेक्स्ट सीन आयरन बॉक्स शेल्टर का दिखाया जाता है, जहाँ पर बॉस शेनमो है। बॉस शेनमो अपने ऑफिस में बैठा होता है और उसका नंबर 1 और नंबर 2 भी उसके साथ ही बैठे होते हैं। बॉस शेनमो को इस बारे में अच्छी तरह से पता होता है कि बॉस लिंडी ने उसके साथ क्या किया है, क्योंकि ये मैसेज तो बॉस लिंडी उसके पास लेकर आया है। वो कहता है मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो अपना गंदा काम मुझसे करवाना चाहता है, इसी वजह से उसने मेरे पास ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन भेजी है। लगता है कि उसके लिए मैं सेवियर आर्मी के साथ फाइट करूंगा, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं कोई बेवकूफ थोड़ी हूँ। उसका जो सेकंड इन कमांड होता है वो उससे कहता है बॉस वो लोग जो कि सेवियर आर्मी से हैं उन लोगों ने यहाँ पर यूफोरिया को मारा है। मुझे तो लगता है कि हमें उनके सामने अपने ग्रेटिट्यूड को शो करना चाहिए क्योंकि उन लोगों ने यूफोरिया को मारा है। बॉस आपको पता है ना कि यूफोरिया कितना बड़ा कमीना था, वो हर हफ्ते यहाँ पर आता था और हमारे पास से सबसे खूबसूरत लड़की को लेकर चला जाता था, जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। इन कमांड कहता है जबकि यूफोरिया मार चुकी है तो हमें उस कमीनी को कोई भी लड़की नहीं देनी पड़ेगी, सभी की सभी लड़कियां यहाँ पर महफूज रहेंगी। तो उनका बड़ा बॉस उनसे कहता है क्या तुम लोगों को पता है कि मैंने लिंडी के इस प्रपोजल के लिए हामी क्यों भरी है, मैंने इसको हाँ क्यों बोला है। सेकंड इन कमांड उसे कहता है बॉस ये मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम जो कुछ भी करते हो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है, तुमने कुछ सोच कर ही हाँ कहा होगा। बॉस शेनमो उन लोगों से कहता है तुम सभी को अच्छी तरह से पता है कि दुनिया की तबाही के बाद अब से यहाँ पर जितना भी पावरफुल लोग हैं वो सभी के सभी रूलर्स बनना चाहते हैं, वो इस दुनिया के ऊपर हुकूमत करना चाहते हैं। फिर हम लोग एक सेवियर को मारेंगे तो दूसरा सेवियर उठ जाएगा, सेवियर भी बिल्कुल वैसे ही हैं। इसी वजह से मैं उनके साथ फाइट नहीं करना चाहता क्योंकि सेवियर ग्रुप काफी ज्यादा बड़ा है और उनके पास बहुत सारे कल्टीवेटर्स हैं, सॉरी कल्टीवेटर्स नहीं अवेकनर्स हैं। हमारे पास इतनी पावर नहीं है कि हम उनके साथ फाइट कर सके। मैंने इनको यहाँ पर इसलिए बुलाया ताकि मैं उनके साथ निगोशिएट कर सकूं, तो सिर्फ और सिर्फ अपना आयरन बॉक्स शेल्टर चाहिए। तो वो लोग मेरी इस टर्म्स को मान लेते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आयरन बॉक्स शेल्टर का लिंक बना रहने देते हैं, मैं यहीं का बॉस बना रहता हूँ, तो फिर मैं उनके साथ मिल जाऊंगा, मैं उनसे हाथ मिला लूंगा और मैं उन्हें तंग नहीं करूंगा। फर्स्ट इन कमांड कहता है हाँ बॉस हम लोग भी तो इसी वजह से तुम्हें फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि तुम हमें हमेशा सेफ जगह के ऊपर ही रखोगे। उसी वक्त एक लड़की वहाँ पर होती है जो कि उसके सामने ड्रिंक आ रही होती है, जैसे उसके सामने ड्रिंक करती है तो वो ड्रिंक उसकी चेस्ट के ऊपर गिर जाता है, जिससे वो लड़का बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो लड़की बेचारी बहुत ज्यादा घबरा जाती है, वो उठता है और उसके मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है क्योंकि उसकी एबिलिटी बॉडी एनहेंसमेंट की है, जैसे उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, वो स्ट्रेंथ को कंट्रोल नहीं करता, जिससे लड़की को सिर्फ एक ही थप्पड़ पड़ता है और वो उठती हुई जाकर दीवार के साथ टकराती है। उसे कहता है नंबर 2 तुम हमेशा इसी तरह करते हो, किलिंग इंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें अपने किलिंग इंटेंट को कंट्रोल करना होगा, तुमने एक लड़की बेचारी की जान ले ली है। बट उसे कहता
कहता है बॉस तुमने बिल्कुल ठीक कहा। बॉस उनसे कहता है मैं यही तो चाहता हूँ कि सेवियर्स हमें कंट्रोल ना करें, हम लोग आयरन शेल्टर में जो कुछ करते हैं वही करते रहें। दरवाजों के पीछे हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब देखो तुमने इस लड़की को सिर्फ एक थप्पड़ मारकर मार दिया, अगर तुम किसी और जगह पर होते तो तुम ये नहीं कर पाते। इसलिए तो मैंने उनको इन्विटेशन लेटर भेजा है ताकि वो लोग यहाँ पर आकर मुझसे बात कर सके, मुझे भी पता चल सके कि आखिर वो इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या वो मुझे इस शेल्टर का बॉस बना रहने देंगे या नहीं। फिलहाल के लिए उनसे डील करना काफी आसान है क्योंकि सिर्फ 2-3 लोग हैं, लेकिन अगर ज्यादा आ गए तो फिर उनसे डील कर पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। अगर वो लोग यहाँ पर आकर अपनी जगह को समझते हुए हमारे सामने अच्छे से बिहेव करेंगे तो हम लोग भी उन्हें अच्छे से ट्रीट करेंगे, कुल एक मेहमान की तरह। लेकिन अगर वो लोग यहाँ पर आकर हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं या फिर मेरी इस रिक्वेस्ट को मना कर देते हैं तो फिर उनके साथ वही सलूक किया जाएगा जो हम लोग बाकियों के साथ करते हैं। नंबर 3 उसे कहता है बॉस लेकिन उन लोगों ने यूफोरिया को मारा है, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर्स हैं, क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग उन तीनों को संभाल पाएंगे। बॉस चैनमोन से कहता है हाँ ये बात तो ठीक है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर्स हैं और मैं अकेले उनको नहीं संभाल सकता, ना ही तुम दोनों, हम तीनों मिलकर भी नहीं संभाल पाएंगे। लेकिन अब क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ पर हैं, मैंने कुछ लोगों से मदद मांगी है, एक बहुत ही पावरफुल ग्रुप है जो मुझे बैकग्राउंड सपोर्ट देगा। उनसे कहता है लड़कों क्या तुमने इस बारे में सुना है, मुझे एक ग्रुप वाले लोग मिले हैं, उनका नाम द ग्रीन फॉरेस्ट है, वो लोग काफी पावरफुल कल्टिवेटर्स हैं, मैं उनकी मदद लेने वाला हूँ इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए। इसे नेक्स्ट सीन बाहर का दिखाया जाता है, हमारा लूली के साथ जाउडिंग होती है और साथ में हमारी जानविंग होती है। ये तीनों गाड़ी में बैठकर आयरन बॉक्स शेल्टर की तरफ निकल पड़ते हैं। लूली जाउडिंग से कहता है तुम्हें इस बार हमारे साथ आने की जरूरत नहीं थी क्योंकि तुमने अपनी एबिलिटीज को खो दिया, इसलिए तुम वहाँ पर हमारी ज्यादा कुछ हेल्प नहीं कर पाओगी। फिर वहाँ पर फाइट होती है तो हम लोग भी तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाएंगे। जाउडिंग उसे कहती है तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी अपना ध्यान रख सकती हूँ, मैंने पूरी की पूरी आर्मी को मैनेज किया है, बिना पावर्स के भी मैं ऐसा कर सकती हूँ। क्योंकि मोशान ने जो इन्विटेशन लेटर भेजा था उसने स्पेशली वहाँ पर मुझे बुलाया है क्योंकि मैं जहाँ पर फिर आर्मी की कमांडर हूँ तो मुझे तो वहाँ पर जाना ही पड़ेगा, अगर कोई मसला हुआ तो मैं खुद ही संभाल लूंगी। सिटीज की अलायंस के बाकी के बॉसेस की नजर भी इस बात पर है कि जहाँ पर क्या होने वाला है। अगर हम लोगों ने आयरन शेल्टर के बॉस को कंट्रोल कर लिया तो बाकी के सभी लोग हमारी सेवियर आर्मी को ज्वाइन करने के लिए राजी हो जाएंगे। फोर्थ सिस्टर भी यहीं पर होती है, वो उनकी विंडो के ऊपर होती है, वो उनको हेलो बोलती है, तो उसे हेलो बोलते हैं। जानविंग उसे कहती है तुम कौन हो, वो उनको अपने बारे में बताती है। उसे कहती है मेरा नाम वू कियान है, तुम लोग मुझे नंबर 4 भी कह सकते हो, फिर तुम मुझे फोर्थ सिस्टर भी कह सकते हो। वो सभी लोग उससे मिलकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो सिस्टर उनसे कहती है हम लोग बहुत ही जल्दी आयरन बॉक्स शेल्टर में पहुंचने वाले हैं, तो मुझे यहाँ पर किसी की बॉडी के साथ अटैच होना होगा वरना मैं गाड़ी में रह जाऊंगी। अब मुझे बताओ कि मैं किसकी बॉडी के साथ अटैच हो सकती हूँ। जानविंग उसे कहती है जल्दी से यहाँ पर आओ, मेरी बॉडी के साथ अटैच हो। वो उसे कहती है हाँ क्यों नहीं। वो जल्दी से उसकी बॉडी के ऊपर आ जाती है, वो उसके बाजू के ऊपर से तैरती हुई उसकी चेस्ट के पास से जाकर निकलती है और उसे कहती है सिस्टर तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा फिगर वाली हो, तुम्हारी चेस्ट भी काफी ज्यादा नरम है। वो उसे कहती है जी तुम क्या कर रही हो, साथ ही उसके सर में पंच मारती है और सिस्टर बेचारी रोना शुरू कर देती है और कहती है अच्छा ठीक है मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो ये लोग आयरन बॉक्स शेल्टर के बाहर अपनी गाड़ी को रोकते हैं, वो एक टूटी फूटी बिल्डिंग होती है। वो लोग कहते हैं क्या वाकई में यही आयरन बॉक्स शेल्टर है, ये तो किसी भी एंगल से कोई भी वैशाहाना की तरह बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, ये तो बस एक टूटी फूटी बिल्डिंग है। ये सभी लोग गाड़ी से नीचे उतरते हैं और एक दूसरे से कहते हैं अपना ध्यान रखना। वो लोग गाड़ी से उतरते हैं तो उनके सामने बहुत सारी लड़कियां होती हैं, वो सभी लड़कियां उनको वेलकम कहती हैं और उसके बाद वहाँ पर नंबर 2 और नंबर 3 भी आते हैं। लूली उन लड़कियों की तरफ देखता है तो लड़कियों की बॉडीज के ऊपर काफी सारे स्कार्स होते हैं जैसे कि उनका अभी भी मार पड़ी हो। लूली कहता है ये सारी लड़कियां जहाँ पर हमें वेलकम कर रही है वो भी हंसते हुए चेहरे के साथ, लगता है कि इनको फोर्स किया गया है, ये जहाँ पर मजबूरी ये सब कुछ कर रही है, ये खुशी से नहीं कर रही। नंबर 2 उन सभी लोगों से कहता है मैं तुम सभी को यहाँ पर वेलकम कहता हूँ, तुम सभी लोग हमारे दोस्त हो, हमने तुम्हें मिलने के लिए यहाँ पर बुलाया है। मेरा नाम हाउली हाई है और मैं सेकंड इन कमांड हूँ, नंबर 2 भी कह सकते हो। नंबर 3 भी उन्हें अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम वूलैन है। नंबर 2 इनसे कहता है उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने हमारी इस वेलकम पार्टी को एंजॉय किया होगा। फिर साथ ही वो लड़कियों से कहता है लड़कियों तुम किस बात का इंतजार कर रही हो, चलो जल्दी से आगे बढ़ो, इनको सर्व करो। और वो लड़कियां जल्दी से आगे बढ़ आती हैं, 2 लड़कियां आकर उनको पकड़ लेती हैं। लूली के पास भी 2 लड़कियां होती हैं, वो उसे कहती हैं तुम जो चाहे वो कर सकते हो, जबकि मैं लूली अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उन्हें पीछे की तरफ गिरा देता और कहता है नहीं मुझे इस तरह की सेरेमनीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मुझसे दूर रहो। दोनों लड़कियों को पीछे की तरफ गिरा देता है। तो जैसी वो लड़कियां वहाँ पर गिर जाती हैं उसी वक्त वो नंबर 3 जो होता है वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है, कहता है जबकि तुम्हें ये लड़कियां पसंद नहीं आई तो फिर इन लड़कियों के जिंदा रहने का क्या फायदा है, इनको मार देते हैं। ये सफोकेशन वाली पावर को यूज करता है और उन दोनों के गले को दबा देता है जिससे उनकी सांस बंद हो रही होती है। ये देखकर काफी हैरान होता है। लूली कहता है ये तो वही पावर है जिसके बारे में शैनली ने मुझे बताया था कि थर्ड इन कमांड है। लूली वहीं पर अपने हेक्साग्राम को एक्टिवेट करता है, अपने जेन हेक्साग्राम को एक्टिवेट करते हुए एक्सटर्नली उसके ऊपर फोर्स डालता है जिसकी वजह से उसकी हार्ट की पल्पिटेशन को तेज कर देता है। इसकी वजह से उसको एक झटका लगता है और वो वहीं पर नीचे गिर जाता है और वो उन दोनों लड़कियों को भी बचा लेता है। तो अब जहाँ पर नंबर 2 की बारी आती है, नंबर 2 के पास फिजिकल एबिलिटीज होती है, वो उसके सामने सीना तान कर खड़ा होता है। इसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है हम लोग यहाँ पर खाना खाने के लिए आए हैं, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि अगर हम लोग यहाँ पर अपनी आंखों के सामने
किसी को मरता हुआ देखेंगे। अतिमार लूली अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और अपने बाजू को उसके कंधे के ऊपर रख लेता है। जैसे एक दोस्त अपने कंधे के ऊपर बाजू रखता है, वो उसे कहता है सेकंड कमांड, तुम्हें इस बारे में क्या लगता है? अतिमार लूली अपने हाथ के ऊपर अपने हेक्साग्राम की पावर को एक्टिवेट करता है, जिससे वो अपने बाजू के वजन को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। वो वजन को बढ़ाता है तो उस बेचारे के कंधे के ऊपर बहुत सारा प्रेशर पड़ रहा होता है। तो नंबर 2 भी अपने बाजू को उठाकर ली के कंधे पे रख लेता है ताकि उस प्रेशर की वजह से उसके घुटने नीचे न लगे। थोड़ी देर तक तो वो उस प्रेशर को वहाँ पर बर्दाश्त करता है, लेकिन जब उसे प्रेशर बर्दाश्त नहीं होता वो अपने घुटने टेक देता है और वहीं पर घुटनों के बल बैठ जाता है। तो उसे कहता है ब्रदर क्या हुआ? मेरे बाजू इतने में भारी नहीं है कि जिसके प्रेशर की वजह से तुम नीचे घुटने टेक दिए। कि नंबर 2 भी सोच रहा होता है हम लोग तो यहाँ पर इनको अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लगता है कि इन्होंने हमें यहाँ पर अंडरमाइन कर दिया है। नंबर 2 वहीं पर नीचे बैठ जाता है और हंसते हुए से कहता है फ्रेंड तुम तो वाकई में काफी ज्यादा स्किल्ड हो, स्किल्स काफी ज्यादा इम्प्रेसिव हैं। और साथ ही वो सोच रहा होता है जहाँ पर इस वेस्टलैंड में पावर रूल करती है, हमें यहाँ पर इन लोगों से बचकर रहना होगा क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है और जहाँ पर इन्होंने अपनी पावर्स को भी शो करवा दिया है। साथ ही वो उनसे कहते हैं ऑनरेबल गेस्ट प्लीज हमारे साथ अंदर चलो, हमारे बॉस शैनमो अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। और फिर साथ ही वो उनके लिए बेसमेंट के दरवाजे को ओपन करते हैं और कहते हैं चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, यहाँ से नीचे से रास्ता जाता है। वो लोग कहते हैं तो इन्होंने अपने आयरन बॉक्स शेल्टर को बेसमेंट में बनाया हुआ है, तभी बाहर से बिल्डिंग इतनी खराब दिखाई दे रही थी। असल में इनका आयरन बॉक्स शेल्टर यहाँ पर अंडरग्राउंड में है, तो वो सभी लोग वहाँ से अंदर आ जाते हैं। जैसे वो लोग शेल्टर में नीचे उतरते हैं वहाँ पर तो पूरे का पूरा क्लब बना होता है और बहुत सारे लोग होते हैं जो कि मजे कर रहे होते हैं। ये सभी लोग कहते हैं जहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, बाहर से ऐसे लगता है कि ये बिल्डिंग टूटी फूटी है। और शैनबो भी वहीं पर उनके सामने होता है। वो जल्दी से उनके सामने आता है और कहता है तो मैं अपने दोस्तों को यहाँ पर वेलकम कहता हूँ, तुम लोग मेरे ऑनरेबल गेस्ट हो, मैं इस बड़े शेल्टर का बड़ा बॉस हूँ, मेरा नाम शैनमो है। बॉस मो शैन उनसे कहता है तुम लोगों के लिए खाना और ड्रिंक तैयार है, चलो जल्दी से मेरे ऑफिस में आ जाओ, हम लोग वहीं पर बैठकर बात करते हैं। कि मैं लूली मोशन की तरफ देखकर सोच रहा होता है इसे अच्छी तरह से पता है कि हमारे ग्रुप ने यूफोरिया को मारा है, यानी कि हम लोग पावरफुल कल्टीवेटर्स हैं। लेकिन फिर इसने यहाँ पर दरवाजे के ऊपर हमारे साथ ये सब कुछ करने की कोशिश क्यों की है? ऐसा तो नहीं है यहाँ पर हमारी पावर लेवल्स को चेक करना चाहता है। इसने यहाँ पर किसी एक्सटर्नल हेल्प को मंगवाया है ताकि में खाना और ड्रिंक्स रेडी होते हैं। कान में कितने सारे खाने को देखकर बोझदा खुश हो जाती है और जल्दी से खाना खाना स्टार्ट करती है। बोस शैनमो से कहता है बताओ कि तुम्हें ये फूड कैसा लगा? मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए इतना स्पेशल फूड तैयार करवाया है, तुम जितना चाहे उतना खाना खा सकते हो। अब साउडिंग उसका इतना सारा खाना देखने के बाद सोच रही होती है हमारे सेवियर्स को भी इतना ज्यादा खाना खाने को नहीं मिलता क्योंकि हमारे ग्रुप के पास इतना खाना है ही नहीं, ये तो बहुत ज्यादा स्पेशल फूड है, लगता है इन्होंने सेव करके रखा होगा। यहीं पर फोर्थ सिस्टर को दिखाते हैं जो कि उसकी गर्दन के ऊपर होती है। वो उसे कहती है ये तो बहुत ज्यादा सिंपल बात है क्योंकि यहाँ पर शहर है और शहर में बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स हैं, इन्होंने शॉपिंग मॉल के अंदर से ये सारा खाना इकट्ठा किया है। ये सारा खाना दिखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है लेकिन ये खराब हो चुका है, काफी अच्छे से ये एक्सपायर हो चुका है, ये तो बस अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए यहाँ पर तुम्हें एक्सपायर खाना खिला रहा है। आउटिंग उसे कहती है फोर्थ सिस्टर ये तुम इस तरह बात कैसे कर रही हो, बाकी लोग भी तुम्हारी बात को सुन लेंगे। फोर्थ सिस्टर उसे कहती है नहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई भी मेरी आवाज को सुन नहीं सकता तुम्हारे अलावा। लोली खाना खाने के बाद से कहता है कमांडर मो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने अच्छे खाने के लिए। मो से कहता है तुम्हें पता है कि आजकल खाना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसी वजह से मैंने तुम्हें ये खाना दिया, इसका मतलब यह है कि हम लोग तुमसे सिंसियर हैं और तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहते हैं। वहीं पर एक लड़की रेड वाइन लेकर आती है, वो उसके गिलास में रेड वाइन डालती है। लूली कहता है पुराने वक्त में जब एपोकलिप्स नहीं था उस वक्त ये रेड वाइन की एक बॉटल लाखों में थी, लेकिन अब इस रेड वाइन की कोई वैल्यू ही नहीं है, ये हमें किस तरह रेड वाइन दे रहे हैं। तो शैनमो कहता है तुम्हें पता चल गया होगा कि ये रेड वाइन है, ये बहुत ज्यादा महंगी होती है, लेकिन अब क्योंकि एपोकलिप्टिक दुनिया में इसकी कोई वैल्यू नहीं रही, मेरे पास इसकी बहुत सारी बॉटल्स पड़ी हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें और भी दे सकता हूँ। आउटिंग से कहती है नहीं हमें ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। तो बॉस शैनमो से कहता है चलो ठीक है फिर हम लोग यहाँ पर काम की बात करते हैं। लूली से कहता है बॉस मो मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर हमसे कोई स्पेशल बात करनी है, तो इधर उधर की बातों को छोड़ो, डायरेक्टली हमसे बात करो, तुम्हें हमसे क्या चाहिए। बॉस हंसना शुरू कर देता है, कहता है मुझे तुम्हारे जैसे लोग काफी ज्यादा पसंद है जो कि डायरेक्ट बात पे आते हैं। चलो ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ पर दुनिया के ऊपर कब्जा करने का कोई भी इरादा नहीं है और ना ही मैं रूलर बनना चाहता हूँ, ना ही लोगों के ऊपर हुकूमत करना चाहता हूँ, मैं तो बस अपने आयरन बॉक्स शेल्टर को चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर हम लोग सेवियर को ज्वाइन करें, लोग हमारे इलाके के ऊपर कब्जा ना करो, बल्कि ये आयरन बॉक्स शेल्टर मैं इसका बॉस रहूंगा। मेरे पास एक छोटी सी डिमांड है, मैं अपने शेल्टर का बिग बॉस बना रहना चाहता हूँ। लूली से कहता है अगर हम लोग तुम्हारी रिक्वेस्ट को मान लें तो क्या होगा? बॉस उसे कहता है तो इसका मतलब ये होगा कि हमने यहाँ पर कुछ नए दोस्त बना लिए हैं और ये हम सभी के लिए बहुत ही अच्छा होगा और तुम्हें और ज्यादा खाना मिलेगा। लूली से कहता है अगर मैं कहूँ कि हम तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को नहीं मान रहे तो फिर क्या होगा? गुस्से के साथ उसे कहता है तो इस बात का मतलब ये है कि तुम हमारे दुश्मन हो, तुम यहाँ पर मना तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। साथ ही बॉस उसे कहता है माफ करना अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर डरा दिया हो, हमें अच्छी तरह से पता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल अवेकनर्स हो, हम लोग तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते, चाहकर भी हम तुमसे फाइट नहीं कर पाएंगे, इस वजह से तो हमें
तुम्हारे यहाँ पर फैसले को मानना पड़ेगा। तुम जो भी फैसला करोगे हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन हम लोग तुम्हारी बात तो मान लेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर बगावत तो होगी। साउडिंग उसे कहती है, लगता है कि तुम हमारे सेवियर्स के मतलब को गलत समझ रहे हो। हमारे सेवियर्स आर्मी का यहाँ पर आकर तुम्हारे इलाके के ऊपर कब्जा करने का कोई भी इरादा नहीं है। हाँ, हमारे सेवियर्स का मकसद पूरी वेस्टलैंड के ऊपर रूल करना है। हम लोग तो यहाँ पर तुम लोगों की कोऑपरेशन चाहते हैं। हम लोग तुम्हारी कोऑपरेशन के साथ मैन पावर हासिल करेंगे, जिसके साथ हम लोग अपनी सिविलाइजेशन को दोबारा से बनाएंगे। हमें इसके बदले में तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हें इसके बदले में हमसे काफी कुछ फायदा होगा। हमें इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर अपना शेल्टर चलाना चाहते हो, जैसे मर्जी इसको चला सकते हो। तो साउडिंग साथ ही अपना ग्लास वहाँ पर नीचे रखती है और उसे कहती है, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें एक और बात बता दूं, हमारी सेवियर आर्मी हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही काम करती है और किसी अच्छे इंसान के साथ काम नहीं करती। अपनी इंसानियत को भुला दिया और वो एक मॉन्स्टर बन चुका हो। इसी वो यहाँ पर ये वाली बात करती है। नंबर 2 बॉस ना गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है, कमीनी कहेगी, ये तुम किस तरह की बात कर रही हो? क्या तुम हमारे बॉस को एक मॉन्स्टर कह रही हो? उस गूर का नंबर 2 की तरफ देखता है और उसे कहता है, तुम बस शांत रहो। तो वो दोनों ही वहाँ पर चुपचाप बैठ जाते हैं। बॉस आगे हंसना शुरू कर देता है और कहता है, तुम यहाँ पर मुझे धमकी देने की कोशिश कर रही हो कि तुम हमारे साथ काम नहीं करोगी। साउडिंग उसे कहती है, इस बात को तुम खुद ही डिसाइफर कर सकते हो कि मैंने तुम्हें धमकी दी है या फिर तुमसे प्यार से बात की है। बॉस उनसे कहता है, मुझे लगा ही था कि हम लोग किसी कंक्लूजन के ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे, इसी वजह से मैंने यहाँ पर एक और गेस्ट को इनवाइट किया है। चलो उस गेस्ट को भी बुलाते हैं। दरवाजा खुलता है और एक और बंदा अंदर आता है। एक अवेकनर होता है, उसके पेट के ऊपर स्टिचेस लगे होते हैं। लूली जैसे उसकी तरफ देखता है तो उसी वक्त लूली को पता चल जाता है कि उसकी किस्मत बुरी हो चुकी है। लूली कहता है, मुझे लगता है कि ये बंदा काफी अजीब है और ये भी एक अवेकनर है। और सिस्टर उस बंदे को पहचानती है। साउडिंग से कहती है, ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है? साउडिंग उसे कहती है, क्या तुम इसको पहचानती हो? वो कहती है, हाँ मैं इसको पहचानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। वो बंदा भी अंदर आ जाता है और उनसे कहता है, कैसे हो तुम सभी लोग? मेरा नाम शैनबेन है। साउडिंग के साथ क्योंकि यूफोरिया भी होती है और वो भी ग्रीन फॉरेस्ट की एक मेंबर है, इसी वजह से उसे इस बारे में पता है। वो कहती है, इसने तो खुद ही अपना नाम बता दिया, अब ये और ज्यादा मजेदार नहीं रहा। शैनबेन जब वहाँ पर आकर बताता है कि वो ग्रीन फॉरेस्ट का मेंबर है तो ये सभी लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। शैनबेन कहता है, मुझे किंग ने यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा था कि यूफोरिया का लैंप अचानक से बुझ कैसे गया, तो अब मुझे पता चला कि उसका सब तुम्हारे साथ हुआ होगा। साथ ही वो लूली से कहता है, ब्रदर लूली, तुम्हारी किस्मत तो वाकई में काफी ज्यादा अच्छी है। हमारे किंग तुम्हें अपनी आर्मी को ज्वाइन करवाना चाहते हैं। वो चाहते तुम हमारे ग्रीन फॉरेस्ट को ज्वाइन करो। मैं यहाँ पर तुम्हें एक और मौका दूंगा। इसके साथ ही बॉस अपने साथियों से कहता है, चलो जल्दी से एक्शन लो, और वो जल्दी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 जिसके पास बॉडी एनहांसिंग की पावर है वो आगे बढ़ता है साउडिंग के ऊपर अटैक करने के लिए, जबकि उसी वक्त हमारी जानमिंग उठती है और उसके चेहरे पर एक जबरदस्त किक मारती है, जिससे वो उड़ता हुआ पीछे वाली दीवार में जाकर टकराता है। जानमिंग उसे कहती है, तुम्हें किसने कह दिया कि तुम उसको टच कर सकते हो? जबकि नंबर 3 कहता है, शुक्र है कि ये एक स्ट्रेंथ टाइप की अवेकनर है, मैं अपनी सफोकेशन की एबिलिटी को यूज करते हुए इसको सफोकेट कर सकता हूँ। वो ये करने लगता है। लूली फिर से अपने हेक्साग्राम को एक्टिवेट करता है और उसकी हार्ट की पल्पिटेशन को तेज कर देता है, जिससे उसको झटका लगता है और वहीं पर नीचे गिर जाता है। वो सब यहाँ पर बेबस होता है। उसके दोनों साथी वहाँ पर गिर चुके हैं। वो शैनबेन से कहता है, शैनबेन अब तुम्हारी बारी है, हमने यहाँ पर तुम्हें किस लिए बुलाया है? तो शैनबेन वहीं पर खड़े खड़े अपनी स्पेशल एबिलिटी को एक्टिवेट करता है। उसकी स्पेशल एबिलिटी उसका पेट होता है। उसके पेट के ऊपर जो स्टिचेस होते हैं वो खुल जाते हैं और उसका पेट बड़ा हो जाता है। अपने पेट के अंदर हवा को खींचना स्टार्ट करता है। उसके सामने जो कुछ भी होता है वो सारा कुछ खींचकर उसके पेट के अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले तो वहाँ पर जो लड़कियां होती हैं वो खींचती हुई उसके पेट की तरफ जाती हैं। हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। जैसे वो लड़कियां उसके पेट के करीब पहुंचती हैं, उनका साइज छोटा हो जाता है और वो उसके पेट के अंदर चली जाती हैं। इस तरह बाकी के सभी लोग भी उड़ते हुए उसके पेट के अंदर जा रहे होते हैं। साउडिंग भी उड़ रही होती है, वो भी उड़ती हुई उधर जा रही होती है। तो लूली उसको रोकने की कोशिश करता है। वो उसके पाँव को पकड़ लेता है। अब वुडिंग, लूली और उसके साथ साथ जानमिंग, जबकि वो तीनों बॉसेस भी, वो तीनों भी उड़ते हुए सीधे उसके पेट के अंदर चले जाते हैं। सभी के उसके पेट के अंदर चले जाने के बाद वो अपने पेट को बंद करता है और कहता है, चलो जॉब पूरी हुई। वो वहीं पर कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है। सिस्टर की तरफ दिखाती है। फोर्थ सिस्टर उनकी बॉडी से पहले अलग हो जाती है और वहीं पर एक दीवार के साथ चिपक जाती है और कहती है, अब मैं क्या करूंगी, मैं तो यहाँ पर अकेली रह गई हूँ। एक सीन उस शैनबेन के पेट के अंदर उसके मैदे का दिखाया जाता है। सभी लोग उसके स्टमक के अंदर चले जाते हैं। तो उसके स्टमक के अंदर गिरने के बाद नंबर 2 अपने बॉस से कहता है, बॉस आपने इस दोस्त को यहाँ पर बुलाया था हमारी मदद करने के लिए, लेकिन ये ग्रीन फॉरेस्ट वाला ये तो हमारे खिलाफ काम कर रहा है, इसने हमें भी यहाँ पर ट्रैप कर दिया, क्या इसने हमें खा लिया और हम लोग इसके स्टमक में हैं। नंबर 3 उसे कहता है, बिग ब्रदर तुम्हें यहाँ पर थोड़ा आराम से बात करनी चाहिए, हम लोग उसके स्टमक के अंदर हैं, फुल एक चिकन की तरह। अगर उसने हमारी आवाज सुन ली तो वो अपने स्टमक के अंदर डाइजेशन को बहुत ज्यादा तेज कर देगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडीज पिघल जाएंगी, इसलिए शांत रहो। बिग बॉस भी वहाँ पर जब उड़ता है तो वो चिल्लाकर कहता है, शैनबेन ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें हमने यहाँ पर इन्वाइट किया था, फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? शैनबेन हंसना शुरू कर देता है और उनसे कहता है, मैं यहीं पर हूँ, मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों ने कहा था कि तुम हमारे ग्रीन फॉरेस्ट को ज्वाइन करने वाले हो, जैसे अब तुम मेरे कॉमरेड्स हो और हम लोग अपने कॉमरेड्स के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देते। बिग बॉस से कहता है, लेकिन फिर तुमने हमें यहाँ पर ट्रैप क्यों किया है? मैंने यहाँ पर तुम्हें एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, वो तीनों ही क्योंकि पावरफुल अवेकनर्स हैं, इसी वजह से तुम इन तीनों का मुकाबला बाहर नहीं कर सकते थे पेट के अंदर, क्योंकि बहुत सारे पोर्शंस है, ये एक भूल भुलैया की तरह है,
मैं तुम्हारे लिए पोर्टल्स को ओपन करूंगा और तुम्हें एक एक करके उनके पास लेकर जाऊंगा। तुम तीनों मिलकर उनके ऊपर अटैक करना, उनको हरा देना। इससे भी यहाँ पर मैं उनकी पावर्स को रिड्यूस कर दूंगा। यहीं पर उन सभी को भी दिखाते हैं जो कि उसके स्टमक के अलग अलग हिस्सों में होते हैं। ये एक भूल-भुलैया की तरह होते हैं, वो एक दूसरे को देख नहीं सकते। तो वो तीनों कहते हैं ये तो वाकई में एडवांटेज है, हम 3 हैं और वो एक एक होंगे। जबकि शैनबैन उनसे कहता है तुम 3 नहीं बल्कि 4 हो, मैं भी तुम्हारा साथ दे रहा हूँ, यहाँ पर हर जगह पर तुम्हारा साथ दूंगा। ऊपर से यहाँ पर तुम्हारी जितनी भी इंजरीज होगी वो बहुत ही तेजी के साथ बढ़ जाएंगी, उनकी इंजरीज ज्यादा तेजी के साथ नहीं बढ़ेंगी। यहाँ तक कि उन्हें मेरे पेट के अंदर एक पंच मारने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। उसी वक्त उसके पेट के अंदर से कोई चीज बाहर की तरफ निकलती है, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि जान मिंग ने उसके पेट के अंदर पंच मारा होता है। साथ ही वो उठकर अपनी कुर्सी के ऊपर से नीचे ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। साथ ही वो खांसना शुरू कर देता है और कहता है ये क्या हो रहा है, मेरे पेट में इतना जबरदस्त पंच किसने मारा। जान मिंग ने उसके स्टमक की वॉल के ऊपर जबरदस्त पंच मारा होता है। फिर साथ ही वहीं पर लेट जाती है और कहती है ये चीज तो बहुत ज्यादा नर्म है, जहाँ पर कुछ भी खाने को नहीं है। शैनबैन कहता है मुझे लगता है कि ये लड़की बाकी सभी से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसकी स्ट्रेंथ बाकी सभी से भी ज्यादा है, इसलिए मुझे सबसे पहले तो इसकी स्ट्रेंथ को रिड्यूस करना होगा। अगर इसने 2-4 बार मेरे ऊपर इस तरह पंचेस मारे तो मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, हो सकता है मेरा स्टमक फट जाए। शैनबैन कहता है तो सबसे पहले तो मुझे इसके बाकी के दोनों दोस्तों से निमटने के बारे में सोचना होगा, उसके बाद मैं उल्टी करके इसको बाहर निकाल दूंगा। ऐसे भी हमारे किंग को तो सिर्फ वो लड़का चाहिए, उसके अलावा बाकी दोनों के साथ क्या होता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे वो लड़का मुझे मिल जाएगा, मैं उसको लेकर यहाँ से निकल जाऊंगा, बाकी सभी लोग यहीं पर फंसे रह जाएंगे। लूली उसके स्टमक के अंदर घूम रहा होता है और वो उन दोनों को ढूंढ रहा होता है, वो उनका नाम पुकार रहा होता है। लूली कहता है हम लोग इस वक्त शैनबैन के पेट के अंदर हैं, उसके स्टमक के अंदर, जहाँ पर उसने हमें एक दूसरे से अलग कर दिया है। पता नहीं वो लोग कहाँ पर होंगे। पता है कि इसका स्टमक काऊ के स्टमक की तरह है जिसके 4 हिस्से होते हैं, इसने 4 हिस्सों में अलग अलग हमें रखा हुआ है और हम सभी लोग अलग अलग हैं। तो फिर मोशन और उसके बाकी के दोनों पिल्ले कहाँ पर होंगे। लूली अभी यहीं पर खड़ा होता है कि उसकी ब्लड की पावर वहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाती है। लूली कहता है ये क्या, मेरी बॉडी के अंदर से मेरी ब्लड की पावर रिलीज क्यों हो रही है और वो उसके स्टमक के अंदर एब्जॉर्ब हो रही होती है। लूली कहता है ये तो मेरी पावर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, जल्दी से जल्दी इस जगह को छोड़कर निकलना होगा वरना मैं सारी की सारी पावर यही एब्जॉर्ब कर लेगा और मेरी बॉडी में कुछ भी नहीं बचेगा। वक्त उसके सामने एक दीवार खुल रही होती है, उस दीवार के खुलने के बाद वहाँ से चैन और उसके दोनों पिल्ले बाहर निकलते हैं। तीनों इसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं, वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। सब अपने साथियों से कहता है चलो जल्दी से आगे बढ़ो और इसके ऊपर अटैक करो। वो दोनों बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ते हैं लूली के ऊपर अटैक करने के लिए, साथ ही वो अपनी पावर्स को भी रिलीज कर रहे होते हैं। जबकि बॉस भी वहाँ पर से की पावर को एब्जॉर्ब करता है और अपनी फ्लेम्स के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। हाँ, लूली जो कि दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा होता है तो कहते हैं लगता है कि इस लड़के के पास कोई भी डिफेंसिव पावर नहीं है, हम लोग इसके ऊपर स्नीक अटैक करके इसको हरा सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुंचते हैं उसी वक्त लूली अपनी बॉडी के ऊपर अपने आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है। वो लोग उस आर्मर के साथ टकराकर पीछे की तरफ गिर जाते हैं। तीनों की एबिलिटीज यहाँ पर फेल हो जाती हैं। वो तीनों इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन तीनों की एबिलिटीज लूली के आर्मर के सामने बिल्कुल बेकार हैं। भी पीछे की तरफ मुड़ता है और उनसे कहता है तुम लोग सही टाइम के ऊपर आए हो, मैं तो इसी बारे में सोच रहा था कि तुम लोग कब यहाँ पर पहुँचने वाले हो। लोग यहाँ पर फाइट करते हैं और यहीं पर हमारे सीजन 1 की एपिसोड का एंड हो जाता है। ये हमारे सीजन 1 की लास्ट एपिसोड थी और इसके बाद और कोई भी एपिसोड नहीं है और ना ही सेकंड सीजन के रिलीज होने की कोई डेट है। आर्ट स्लेयर की सीरीज आपको कैसी लगी ये नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट सीरीज कल से स्टार्ट होगी। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। Мне люди говорят, что время это важно. Попрошу мужа